देखिए, हर तरह की गीत लिखते हैं तो गीत की, जो हिंदी की कविता लिखते हैं तो उस प्रकार का विधान चलता है। जब गज़ल लिखते हैं तो उसका विधान थोड़ा सा बदल जाता है। जैसा ऐसा हुआ कि मैं एक जब यूनिवर्सिटी में उन्होंने किताब लिखवाई और उन्होंने गीतों पर, मतलब मेरे ऊपर उन्होंने काफ़ी मोटी किताब है और लोगों पर भी है, उसमें 67 पेज मेरे ऊपर है और उसमें उन्होंने गीतों की बहुत तारीफ की हमारे, और जो गज़लों की बात आई तो उन्होंने ये बताया कि कौन बेचैन की कोई भी गज़ल ऐसी नहीं है जो बहर में, और उन्होंने उदाहरण भी दिया, और उदाहरण दे करके उन्होंने समझाया कि देखिए नहीं, कारण केवल यही था। तो मैंने उनसे बातचीत की फ़ोन पर, मैंने कहा ऐसा है कि भाई साहब किताब तो बहुत अच्छी आपने लिखी है लेकिन ये गड़बड़ हो गई है उसमें। बोले क्या? मैंने आपने जो गज़ल की जो बहर जिस तरीके लगाई जाती है, गज़ल के छंद विधान भी होता है, उसमें मात्रा लगाने का जो तरीका होता है वो दूसरा होता है, और हिंदी की कविता लगाने का तरीका दूसरा होता है, जो मान लीजिए कोई है बदनाम की मात्रा लगाने का तरीका दूसरा होता है। तो आपने तो ये गड़बड़ कर दिया, हर पंक्ति का उदाहरण दिया, लेकिन वो तो आपने उस पद्धति से किया। ऐसा अगर उस पद्धति से चलेंगे तो मिर्जा गालिब बड़े से बड़े दुनिया का शायर कोई जो है उसकी भी गज़ल बहर में नहीं हो सकती। अपनी गज़ल की मैं 3 शेर लिखा हूँ उसमें, और उसके माध्यम से पूरी बात बताने की कोशिश करूँगा। गज़ल में जो खास शब्द हैं जिनका प्रयोग मैं बार बार करूँगा, और जिनका प्रयोग जिन शब्दों के से परिचित होना बहुत आवश्यक है, बिना उन शब्दों के परिचित हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए पहले मैं वो बताना चाहूँगा इसके माध्यम से कि वो शब्द कौन से हैं जिन शब्दों को गज़ल के संदर्भ में जानना जरूरी है। पहली बात तो हम जाने गए हैं कि गज़ल शब्द गज़ल जो है वो कई अशार, बहुवचन शेर का जो बहुवचन है ना, प्लूरल जो है वो अशार है। तो कई सारे शेर जो हैं उनको इकट्ठा करके जब हम एक जगह एक ही बहर में होना चाहिए, एक ही छंद विधान में होना चाहिए, तब हम उसको गज़ल कहते हैं। कम से कम उसमें 3 शेर तो होने ही चाहिए। जैसे 5 की बात होती है, 5, 7 ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 शेर हमें लिखे केवल, तो ये बताने के लिए कि अगर हम इसे अभी ये गज़ल नहीं हुई है क्योंकि इसमें 2 शेर हैं, कम से कम 3 शेर होना जरूरी होता है। ये चतुष्पदी कथा ऐसा कुछ मुक्तक ऐसी तो बात बन सकती है, लेकिन गज़ल जो है 4 पंक्तियों में नहीं हो सकती। कम से कम उसमें 3 शेर होंगे, 2-2 पंक्तियों के, तो 6 पंक्तियाँ जरूरी हैं कम से कम। लेकिन 5 भी, 4 भी, 8 भी, 12 भी, 15 भी, 18 भी ये भी हो सकती हैं, उससे आगे शेर हो सकते हैं, लेकिन 2 शेर से कोई गज़ल नहीं बनती है ना। मुक्तक बन सकता है, गज़ल नहीं बन सकती, ये बताना चाहता हूँ पहले। इसमें जो शब्द हैं विशेष रूप से जो इस्तेमाल किए जाते हैं, एक शब्द है रदीफ। वो क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा, जितनी भी गज़लें होंगी जो भी आपने सुनी है आज तक, जो जगजीत सिंह ने सुनाई हो, किसी ने भी सुनाई हो, कोई भी गज़ल क्यों ना होगी, उसमें आपने देखा होगा कि ये शुरू की जो शेर होता है उसमें अंतिम जो शब्द होते हैं वो एक से होते हैं, अंतिम शब्द एक से होते हैं। तो उसके बाद जो अगला शेर होगा उसमें पहली पंक्ति छोड़कर दूसरा में फ्री आएगा। जैसे मीलों तक आया इसमें, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। तो ये मीलों तक जो शब्द आया, ये जो मीलों तक आया, आगे भी देखिए है इसमें प्यार का गाँव अजब गाँव है, जिसमें अक्सर खत्म होती ही नहीं दुखी गली मीलों तक ना है। जैसी देखिए यहाँ भी है, हम तुम्हारे हैं कुंवर, उसने कहा था एक दिन, मन में घुलती रही मिस्री की डली मीलों तक। तो हर शेर में, शेर 2 पंक्तियों का हुआ, 2 पंक्तियों का शेर कहलाते हैं। और इसमें जो पहली पंक्ति होती है, पहला जो शेर होता है, उसमें दोनों पंक्तियों में ये रदीफ का होना जरूरी होता है। रदीफ माने जो शेर के आखिर में जो शब्द आते हैं वो एक भी हो सकता है, और 2 शब्द भी हो सकते हैं, 3 शब्द भी हो सकते हैं, 4 शब्द भी हो सकते हैं, 8 शब्द भी हो सकते हैं। रदीफ मैं अभी उदाहरण देकर बताऊँ। अपने मन में ही अचानक यूं तरल हो जाएंगे, देखिए सुनिए, ध्यान दीजिए, अपने मन में ही अचानक यूं तरल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गज़ल हो जाएंगे। हो और जाएंगे, 2 शब्द आएगा, हो जाएंगे। अगला शब्द आता है कि
भोर की पहली किरण बनकर जरा छू दीजिए, आपकी सौगंध हम खिलकर कमल हो जाएंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा कि हो जाएंगे जो है ये क्या था। पहले शेर में दोनों जो पंक्तियों में जरूरी था, अगले शेर में आपने एक पंक्ति छोड़ दी, दूसरी पंक्ति में आपने उस रदीफ का इस्तेमाल की। तो ये जो अंक किसी भी शेर के आखिर में आने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम रदीफ कहते हैं। और एक शब्द भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि कितने शब्द हो सकते हैं। जैसे मैं अपना एक सुनाता हूँ आपको ताज्जुब हो, ये भी रदीफ होता है। मैं कहता हूँ, सुनिएगा। जो मन को साथ साथ लिए घूम रहा है, जो मन को साथ साथ लिए घूम रहा है, उलझन को साथ साथ लिए घूम रहा है। अब ये पहला शेर था, पहला शेर जो था उसमें आपने क्या देखा, जो मन, उसके बाद क्या शब्द है, को साथ साथ लिए घूम रहा है, 7 शब्द थे। और दूसरी पंक्ति में आप देखा वही शब्द रिपीट हुए, वही जो करते हैं उसको बदलेंगे नहीं कुछ। जो मन को साथ साथ लिए घूम रहा है, उलझन को साथ साथ लिए घूम रहा है, वही पंक्ति दोबारा आई। बरसों से कोई मीठी खनक की तलाश में, कंगन को साथ साथ लिए घूम रहा है, को साथ साथ लिए घूम रहा है। ये जो शब्द आए ये रदीफ, जैसे इसमें मीलों तक 2 शब्दों में रदीफ था, ऐसे 3 में भी हो सकता है। ये आपकी हमारी क्षमता पर निर्भर करता है, हमारे एक्सप्रेशन पर निर्भर करता है। ये हमने गज़ल उस समय मूड में क्या है जो भी लिख दिया, तो ये देखना होता है कि हमारे उस गज़ल में रदीफ है कि नहीं। माना बहुत सी ऐसी गज़लें भी हुई हैं जिसमें कि रदीफ नहीं होता, यानी गैर मुरद्दफ गज़ल कहते हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है जानने की। केवल जो खास बात है, जितनी भी गज़लें 99% से भी ज़्यादा 99.99% गज़लों के अंदर रदीफ होता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। रदीफ क्या होता है? रदीफ वो है जो कि पहले शेर में दोनों पंक्तियों में होगा और उसके बाद में दूसरे जो शेर होंगे उनमें दूसरी पंक्ति, लेकिन रिपीट होगा। उसको मैंने हिंदी में एक नया नाम दिया, समान। हमने कुछ ऐसा काम किया है, फिलहाल अपने संग्रह में देखेंगे जो व्याकरण है, तो हमने कुछ आसान करने के लिए, जो हिंदी वालों को आसान करने के लिए कुछ शब्द अलग से बनाए। समान बस जो अंत जिसका समान अंत जिसका होता हो, तो मीलों तक जो है इसको एक खास बात का अंत होता है, तो जैसे हमने उसका नाम समान दे दिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये जानना बहुत जरूरी है। बिना रदीफ मैं बार बार बोलूँगा बीच में, तो इसलिए जानना जरूरी है कि ऐसा ना हो तो समझना है। तो रदीफ क्या होता है, क्लियर? अब रदीफ से तुरंत पहले का जो शब्द होता है, दूसरा शब्द होता है काफी। दूसरा शब्द काफी, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तुकान, अंग्रेजी में राइट। तो हर गजल के अंदर जो रदीफ होता है उससे पहले का जो शब्द होता है, जैसे इसमें क्या शब्द है, जली। ठीक है, ये मीलों तक तो क्या हो गया, रदीफ हो गया। ये मीलों तक हो गया, यहाँ पर भी मीलों तक ये हो गया। और इससे पहले शब्द क्या था, जली। तो ये देखना पड़ता है कि जो उससे पहले का शब्द है दूसरी पंक्ति के अंदर भी उसका काफिया मिलाया जाए। जैसे मिलाया जिंदगी यूं ही जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। तो जली का चली है, तो काफिया को क्या हुआ, काफिया वो होता है जो रदीफ से तुरंत पहले का, जहाँ रदीफ से शुरू होता है वहाँ उससे पहले का जो शब्द है वो काफिया होता है। ऐसे इसमें भी देखा, मुझे घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, खुशबू देती रही नन्ही कली मीलों। तो जली चली कली है ना, मिसरी की डली, तो डली कली ये सब क्या हुए, ये काफी कहलाए, इन्हें हम तुकान कहते हैं। तो रदीफ और काफी दोनों चीज़ें, तुकान और समान, ये दोनों एक प्रकार के हैं। इनको बार बार मैं बोलूँगा, बार बार ये शब्द बोलने पड़ेंगे मुझे, इसलिए इनका जानना जरूरी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं?
क्लियर हो गया? काफिया बदल भी जाता है ना, जैसे चली है की मात्रा जरूरी है शब्द। मैं तो काफी सब समझा रहा हूँ अभी। काफी कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, वो हम आगे करेंगे। अभी तो केवल इतनी बात पढ़े हम, ये काफी कैसे दुकान कैसे कहते हैं, इस पर हम। अब दो चीजें हो गई। जो गजल का पहला शेर होता है जिसमें दोनों पंक्तियों में रदीफ हुआ करता है, इसको हम मतला कहते हैं। तो हिंदी में हमने कहा प्रारंभिका, यहाँ से प्रारंभ हो रही है ना पहला शेर। लेकिन की शर्त क्या है? शर्त ये है कि दोनों पंक्तियों में रदीफ होगा। इनमें नहीं है ना, ये शेर है केवल, और ये शेर तो है, लेकिन ये कौन सा शेर है? ये मतले का शेर है। मतलब मानी जहाँ से प्रारंभ हुई है, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, उसकी आवश्यक शर्त ये है कि उसमें दोनों पंक्तियों के अंदर रदीफ रहने चाहिए, दोनों में काफिये भी मिले होने चाहिए। इसमें देखिए, इसमें एक काफिया पहली है, एक में नहीं। दूसरा शेर जो देख रहे हैं उसमें आपको कली शब्द है, इसके ऊपर वाली पंक्ति में कहीं है उसका तुकान। अगर दूसरे में तो इसमें भी तुकान होता तो उसको हमारे यहाँ हुस्ने मतला कहते हैं। हुस्ने मतला यानी आपने दूसरे एक और मतला कह दिया, एक दूसरा और मतला लिख दिया। बहुत से गजलकार अपने सामर्थ्य दिखाने के लिए ऐसा नहीं करते कि पूरी गजल ही मतले में हो जाती है। उसमें दोनों पंक्तियों को काफिया भी मिला रहे होते हैं और दोनों पंक्तियों के अंदर रदीफ भी मिला रहे होते हैं। मान लो जैसे मान लो ये मैंने कहा, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी चार कदम दूर चली मीलों तक, और मैं कहता हूँ खुशबू देती रही नंदी कली मीलों तक, मन में भूलती रही मिस्री की डली मीलों तक। यदि यूँ होता तो ये दूसरा जो शेर होता जब दोनों पंक्तियों में नहीं, जैसे ये है अगली एग्जिटिव दूसरी पंक्ति आती है, दूसरी पंक्ति में आती है, यानी कि रदीफ और काफिया दोनों का इस्तेमाल होता है, दोनों पंक्तियों में होता है, तो वो उसने मतला कहते हैं। लेकिन मतला ही तो मतले का मतलब गजल का पहला शेर जिसमें दोनों पंक्तियों में रदीफ होता है और दोनों पंक्तियों में काफिया का इस्तेमाल होता है, लेकिन बदल के होता है। अगर आपने यहाँ पर जली की जगह जली आया होता किसी तरीके से, तो ये जली मीलों तक रदीफ हो जाता है, काफिया नहीं होता, वो 3 शब्दों का रदीफ हो जाता है। क्लियर? यानी आपको इसका तुकांत में लाना पड़ा। जली अगर यहाँ आता तो 3 शब्द जो है जली मीलों तक जो आ जाता, तो ये किसी तरीके से फिर ये रदीफ कहलाता। उससे पहले वाला शब्द ढूंढना पड़ता कौन सा काफी है। क्लियर? इसमें जो घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, खुशबू देती रही नदी करी, ये शेर है। ये कौन सा शेर हुआ? मतले का शेर हुआ। ऐसे आखिर में जो गजल जहाँ समाप्त होती है और वहाँ पर शायर लोग अपना नाम डाल देते हैं। अब ज़्यादा नाम डालने का फैशन नहीं है, आप सोचते हैं नाम डालने की जरूरी नहीं है। एक ज़माना था जब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थे, तो आदमी की पहचान कैसे भाई कि गालिबी गजल है, किसी वीर की गजल, किसी गजल है, तो उस समय ये मौका नहीं था। आज हमारे पास किताबें छपी हैं, आप देखें कौन बेचन की गजल, कोई दिक्कत नहीं है, नाम हो या ना हो गजल के अंदर। लेकिन उस ज़माने के अंदर ये जानने के लिए कि ये गजल किसकी है, गालिब की है, तो आखिर के शेर में वो अपना नाम भी डालते थे। जो नाम डालते थे उसको मक्ता कहते हैं, उसका नाम है मक्ता। ठीक है, देखिए जी, हाँ गजल का आखिरी शेर, लेकिन जिसमें नाम तो वो शेर आखिरी शेर। अगर मुझे कहना तो कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा मैं मक्ता कह रहा हूँ, मैं कहूँगा मैं गजल का आखिरी शेर बना। लेकिन अगर मैंने मक्ता शब्द का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये कि मेरा उसमें नाम रहना चाहिए। जैसे इसमें है, देखिए, हम तुम्हारे हैं कुंवर, उसने कहा था एक दिन, मन में घुलती रही मिट्टी की डली में। ये नाम किसी भी लाइन में आ सकता है ना, लास्ट जो इसका परंपरा है, इसकी परंपरा है वो ये कि आप आखिरी, हाँ अच्छा पंक्ति की बात कर रहे हैं, आखिरी शेर में आता है, वो चाहे यहाँ आ जाए, पहले आ जाए, जहाँ वो फिट हो जाए, जहाँ पर आपको उसको नाम में बहन न टूटे, जहाँ को दिक्कत ना आए, तो वहीं पर जा सकते हैं। लेकिन जिस गजल के आखिरी शेर में ये हुआ करता है तो उसमें शायर अपना नाम देता है, और जब नाम देता है तो वो मक्ता है। अगर नाम नहीं दिया तो गजल का आखिरी शेर होता है। मैं ये कहूँगा मैं गजल का आखिरी शेर सुना रहा हूँ, ये नहीं कहूँगा मक्ता बना, तो बोलूँगा देखो ये तो पता नहीं है ना। लेकिन जब मैं कहूँगा मैं गजल का मक्ता, तो शायर लोग समझ जाएंगे कि मैं आखिरी शेर सुना रहा हूँ, तो मेरा नाम लिया जाएगा। तो इस तरह से ये मतलब हुआ, ये शेर हुआ। और वो जो था लिख नहीं रहा आपके पास है ना, तो ये मन में हम तुम्हारे हैं कुंवर, उसने कहा था एक दिन, मन में घुलती रही मिस्री की डली मीलों तक। ये मतलब तो शेर, मक्ता, रदीफ, काफिया और मक्ता। ऐसे ही जो किसी भी शेर की जो पहली लाइन होती है
उसको हम उर्दू में कहते हैं मिसरा उला। उला मानी पहली पंक्ति। और जो दूसरी पंक्ति होती है उसको हम कहते हैं मिसरा सानी। और सानी शब्द आप आराम से जानते हैं अच्छी तरह से, आप 20 बार बोलते होंगे तो तेरा कोई सानी नहीं। तेरा कोई सानी नहीं का मतलब क्या हुआ? तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। तो सानी मानी दूसरा, सानी मानी दूसरा, उला मानी पहला। तो मिसरा उला, मिसरा मानी पंक्ति, मिसरा मानी पंक्ति। तो पहली पंक्ति जो है क्या हो गई? मिसरा उला यानी पहली पंक्ति। मैं एक बात फिर बताना चाहता हूँ, शब्दों में मत चाहिए, परिभाषा में मत चाहिए। ये तो परिभाषा में इसलिए देनी पड़ रही है, ये शब्द इसलिए बताने पड़ रहे हैं कि दूसरे लोग बोलें तो आप उसको समझ सकें ये क्या शब्द है। लेकिन ये कुछ नहीं, बस इतनी बात जानी पहली पंक्ति। जरूरी नहीं है उसका नाम जाने की मिसरा उला है, जरूरी नहीं मैं कहूँ दूसरी पंक्ति, जरूरी नहीं उसको अपने मिसरा सानी है। कभी ये भी कह सकते हैं कि जैसे मिसरा उला कभी दुबे भी उला हो सकता है। तो इस तरह से ये मिसरा सानी और मिसरा उला। मिसरा उला मानी पहली पंक्ति, मिसरा मानी पंक्ति, उला मानी पहली, तो मिसरा उला हो गया। मिसरा सानी, मिसरा मानी पंक्ति, सानी मानी दूसरी, दूसरी पंक्ति किसी भी शेर की तो मिसरा सानी कहलाती है। ये पारिभाषिक शब्द हैं जो जाकर हम लोगों को बीच में बोलने पड़ते हैं। बीच बीच में हम जो बात करेंगे तो उसमें इस प्रकार की बातें आएंगी। तो ये गज़ल की एक बाहरी रूप था गज़ल का कि गज़ल क्या होती है? गज़ल कई शेरों का एक समूह है, जैसे गुलदस्ता होता है, गुलदस्ता में तरह तरह के फूल एक गुलदस्ते में रखे होते हैं, उसी प्रकार से गज़ल में भी आप तरह तरह के जो शेर हैं उनको एक गज़ल में पिरो देते हैं, लेकिन साइज एक सा हो, यानी उसकी बहर एक सी हो, एक ही छंद विधान जरूरी है उसके अंदर, छंद नहीं बदल सकता। ये नहीं कि पहले शेर में आपने और छंद किया और दूसरे शेर में आप दूसरी गज़ल ले आए या दूसरा छंद ले आए, ये उसमें गलत माना जाता है और ये कहा जाता है कि ये बेबहर हुई गज़ल, इसमें बहर में नहीं गज़ल। यानी बहर मानी एक शब्द चलो बहर हो है, बहर मानी छंद, बहर मानी छंद, ये छंद में नहीं है, छंद से बाहर है। एक बात यहाँ और मैं डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ और सच्चाई की बात बताना चाहता हूँ। माना कि मैं ये थोड़ा बहुत बताऊँगा कि ये बहरों के बारे में बताऊँगा कि ये बहर है, बहरे रमल है, ये बहरे मुत्कारिब है, बहरे मुतारिक है। तमाम शायर, बड़े बड़े शायरों को बहर का नहीं पता था कि कौन सी बहर में है। बहर का नाम जानना जरूरी नहीं है, मैं फिर आपसे ये बात कहना चाहता हूँ ना, मैं आपको बताऊँगा एक दो बहर के बारे में बताऊँगा, लेकिन ये भूल जाइए कि आपको ये जानना जरूरी है कौन सी बहर में, जरा बताइए। मैं नहीं बता 400-500 बहर मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं अपनी गज़ल को नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये बात जानता हूँ कि बहर में होना जरूरी है। कौन सी बहर में है ये जानना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। एक शब्द है इसमें बहर के बारे में विचार करते हैं तो एक शब्द आता है रुक्न, रुक्न जो मैंने उसमें लिखा है, रुक्न लिखा है और दूसरा अरकान लिखा है, नंबर 2 अरकान लिखा है। रुक्न क्या है? जो हिंदी के से थोड़े परिचित हैं और जिन्होंने यमाता राजभन सरगा पाओ यगन तगड़ वगैरह थोड़ा बहुत ध्यान ना भी हो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन रुक्न का मतलब होता है कोई एक शब्द है जिस शब्द को बेस बनाना पड़ता है, जिस शब्द के आधार पर पूरी की पूरी छंद विधान निर्मित होता है किसी एक बहर का। जैसे बहरे मुद्दारिक जो मैंने बोला, जिसे मैंने हिंदी में मिलन छंद नाम दिया है कि मुद्दारिक का मतलब मिलना, मैंने उसका नाम हिंदी में ढूंढ लिया मिलन छंद, अपनी तरफ से नाम दिए हुए नहीं पहले से। तो इसमें क्या है, इसका जो रुक्न है यानी वो शब्द जिस जैसे नींव पर कोई दीवार खड़ी होती है, ऐसे इस रुक्न पर ये बहर खड़ी होती है। ये वो रुक्न है, ये वो शब्द है जिस शब्द पर ये गज़ल की बहर खड़ी हुई है। जैसे एक शब्द इसमें फ़ऊलुन, फ़ऊलुन। अब ये फ़ऊलुन जो है एक रुक्न है, मतलब इसको हम रुक्न कहेंगे। एक शब्द होता है वो, उस एक शब्द को रुक्न कहा हमने और उसके रिपीट करने पर बहर बन जाती है। जैसे मैंने फ़ऊलुन शब्द बोला, ये क्या है? रुक्न, ठीक है। इसको हमारे हिंदी में पद कहते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उसी रूप में कहना चाहता हूँ। तो रुक्न फ़ऊलुन। अब फ़ऊलुन शब्द अकेले में अभी कोई छंद नहीं बना, ना कोई उसकी कोई पंक्ति बनी। अब मैं इसको क्या बोलता हूँ? फ़ऊलुन 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 4 बार बोल दिया मैंने। जब 4 बार बोल दिया, शब्द कौन सा बोला? फ़ऊलुन नहीं बोला, यानी शब्द का बेस तो वही हुआ ना, और उसको मैंने 4 बार रिपीट कर दिया तो एक छंद बन गया है। अरकान मानी सूत्र, फॉर्मूला, है ना। अरकान मानी फॉर्मूला, उसका जो सूत्र है, सूत्र क्या बना? फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन। लेकिन बेस कौन सा था इसका?
एक शब्द था फ़ऊलुन। तो जो बेस था उसको हम रुकन कहेंगे, और जो पूरी पंक्ति बनी 4 लाइन मैंने रिपीट कर दिया उसको हम अरकान कहते हैं, उर्दू में, हिंदी में सूत्र कहते हैं, अंग्रेजी में फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको पता नहीं होगा कि आप बहुत सी चीज़ें पहले से गाते रहे हैं और आपको मालूम नहीं होगा कि हमारी ये तो गीत वाली बहन, जैसे ये मैं इसको गा कर सुनाता हूँ, आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी। फ़ऊलुन शब्द है, मैं 4 बार फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन, याद आया? तो गाना याद आया? तुम्हारे तुमसे दुआ मांगते, याद है? और हमें आपको पता है अंदर लहर का अंदर है, बहर भीतर बसी हुई। नाम किसने दिया? नाम तो हमारा आप देते हैं। ये जो भीतर लहर थी, इस लहर को, ये लहर किसने बनाई? हमसे फ़ऊलुन 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 हमने नाम दे दिया, फ़ऊलुन दे दिया, मैं उसे यमाता कह देता हूँ। यमाता 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 यमा, और कोई शब्द बोल सकते हैं आप, हैं? बुखारा 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 बुखार, नजारा, कुछ बोल दी, शब्द कोई भी बना ली। मैं उन्होंने फ़ऊलुन बनाया तो मैं और आप मिल करके यमाता तो हिंदी में है ही, लेकिन हम और आप मिलकर कोई नया शब्द बना सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब कोई शास्त्र समझते हैं तो शास्त्र में पहले जो शब्द होते हैं उनको स्वीकार करना, हमको नए शब्द बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शास्त्र में बना हुआ है उससे आसानी हो जाती है सबको समझने के लिए, इसलिए मैं फ़ऊलुन शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना तो मैं जैसे मैं बुखारा कर सकता हूँ, फ़ऊलुन की वजन कहीं पूरी कर सकता हूँ। फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन। अगर मैं बहर मुद्दारी की बात करूँ तो मुझे कहना पड़ेगा बहर मुद्दारी को वो बहर होती है, वो छंद होता है जिसका कि रुक्न, जिसका का बेस एक शब्द होता है, इसका नाम है फ़ऊलुन। और अगर उसको हम कई बार रिपीट कर देते हैं तो वो सूत्र बन जाता है ना, उसको वो अरकान, उसको उर्दू में अरकान कहते हैं, हिंदी में सूत्र बन जाता है, अंग्रेजी में फॉर्मूला बन जाता है। अब मैं फ़ऊलुन 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 4 बार मैंने रिपीट कर दिया, आप 3 बार नहीं कर सकते, कोई मना नहीं। आप चाहे बहुत सामर्थ्यवान है तो आप एक बार में भी लाइन बना सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक कवि सम्मेलन में था, मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने मतलब बेनसा किया पब्लिक के बीच में, तो कहा कि ऐसा है कि ये चंद जी गज़लें कहते हैं, लेकिन मैं एक बहुत छोटी बहर की गज़ल सुनाता हूँ, और इतनी छोटी बहर की है कि उसमें कम से कम शब्द होंगे, ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने सुनाई एक आंख राजा एक आंख रानी, इस तरीके से कुछ उन्होंने पहली लाइन थी उनकी, उन्होंने सुनी। मैं मन पर बैठा, मैं आगे घबरा गया, मैंने पोजिशन अपनी तरफ लेकिन जो है पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है, मेरा नंबर आया तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक रुक में कहने की कोशिश करूँगा। मैंने पहली लाइन लिखी, एक शब्द की लाइन है सूरजमुखी, पहली लाइन, दूसरी लाइन तू क्यों दुखी, और सूरजमुखी तू क्यों दुखी, तीसरी लाइन में फिर अलग से बनती है, और चौथी लाइन फिर वो इसमें दुकान मिल गया। तो एक इसका अर्थ ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये कोई नियम नहीं है कि आप 4 बार उसको रिपीट करेंगे, आप 3 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं। 10 बार करेंगे तो इधर बड़ी बहर कहलाती है वो, बहरे तवील कहलाती है वो, लंबी बहर हो गई। अगर आपने 3 बार इस्तेमाल किया तो फिर हर पंक्ति 3 ही बार हो, ये ना हो 4 बार इस्तेमाल, जो पहली पंक्ति में इस्तेमाल कर लेंगे उसी प्रकार से रहना। कोई भी गजल की छंद, जिस छंद का नाम दिया गया है, जैसे मैंने अभी नाम दिया बहर मुद्दारी, है ना, मैंने क्या दिया पहले से चला आ रहा है, उर्दू के लोग जानते हैं, एक बहर होती है जो बहर मुद्दारी होती है, उसका जो रुक्न होता है, यानी कि उसका जो बेस शब्द होता है, जो एक शब्द होता है उसको बोला जाता है फ़ऊलुन, और उसको कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो अरकान बन जाता है, सूत्र बन जाता है। और उसके बाद में अगर उसमें आप एक पहली पंक्ति में जो इस्तेमाल करेंगे, बाद की पंक्तियों में आपको उन्हीं पंक्ति में रहना पड़ता है। जैसे अब मैं इसकी मात्राएं बहुत अलग तरीके की हैं लगाने की, इसलिए मैंने कहा था उसको ऐसा होता है कि 3 हम जो भी शब्द बोलते हैं, आप बोल के देखिए, एक बहुत अंडरलाइन करने की बात यहाँ पर ये है, जैसे मैंने सुबह भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि गज़ल के बारे में जब भी कोई बात आएगी तो आपको कहना पड़ेगा कि गज़ल कह रहा हूँ, लिखा नहीं।
तो लिखने में और बात हो जाती है और कहने में और बात हो जाती है। क्योंकि गज़ल जो है जबान जो हमारी है, जो वाणी है, जैसा हम बोलते हैं तो बोलने की भाषा का मामला है। उसमें मात्रा गिर सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है, इसलिए बोलने पर अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम छोटे थे तो हमारे मास्टर साहब थे, तो जब हम उनसे बोलते थे तो हमसे कहते मास्टर कहाँ जा रहे हैं, तो मास्टर साहब ने बोल पाया, मास्टर बोला। आप लोगों ने सुना है मास्टर साहब ने मास्टर कहा, जैसे हमारे राकेश जी ने बताया मुक्सुक हमारे बोलने में जो आसानी हो जाती है ना, उस आसानी की वजह से हम वो उससे मोक्ष सुख लेते हैं, तो हमारे मुख को सुख मिले, हमारे मुँह को सुख मिले, ऐसा बोल जाते हैं। मास्टर साहब कहने में जब देर लगेगी, मास्टर साहब नहीं कह पा रहे तो मास्टर कहती है। तो ऐसे ही हमारे गज़ल के अंदर इन मात्रा लगाने का जो तरीका होता है उसमें इसी बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हम बोल कैसे रहे। मैं दो तरह से बोल के दिखाता हूँ, एक और चीज़ को तब इस मात्रा को बताने की दिखाता हूँ। जैसे मैंने दो पंक्तियाँ बोला, मेरे घर पर आना तुम, आकर फिर मत जाना तुम, ये मैंने गज़ल का मतलब कह दिया, ठीक है। तुम मेरे घर पर आना तुम, आकर फिर मत जाना तुम और तुम मिले ना, तो तुम क्या हो गया, प्रतीक हो गया, और एक शब्द का हुआ, और तुमसे मेरा पता शब्द था आना, दूसरे में जाना बदल गया ना। अगर दोनों एक से होते तो गलत हो जाता, लेकिन दोनों बदल गए, एक जगह आना है, एक जगह जाना है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाया, काफिया कहलाया। तो मेरे घर पर आना तुम, आकर फिर मत जाना तुम, है मतलब हो गया। लेकिन आप देखिए कि मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, ऐसे मौके पे आ सकते हैं जो आप और हम ऐसे ना बोलते हो, मेरी बात तुमने सुनी ही नहीं, क्या बोला मेरी बात यार, मेरी बात तुमने सुनी ही नहीं। अगर आप गौर से सुनिएगा मेरी बात को, कि मेरी बात तुमने सुनी ही नहीं बोल रहा हूँ या मेरी बात तुमने सुनी ही नहीं, बताइए क्या बोलिए, सुनिए ध्यान से सुनिए। जब मैंने पहली पंक्ति बोली थी मेरे घर पर आना तुम, उसमें मैंने मेघ पूरा बोला, एक ही मात्रा लगा के बोला जैसे लिखा है मैंने वैसे बोला ना। लेकिन ये बाई चांस ऐसी पंक्ति आ रही है मेरे सामने कि मुझे लग रहा है कि मुझे बोलना चाहिए, जब बोलते देखना तुमने सुनी नहीं, जब बताना मेरी बात तुमने सुनी नहीं बोल रहे हैं आप, मेरी बात सुनने में छोटी मात्रा लगी, ठीक है सर। यानी आप इसका मतलब क्या हुआ, लिखे में तो मेरी है, लेकिन बोलने में क्या बोल रहे हैं आप, मेरी बात। तो आप इसलिए मैंने कहा कि आपको गज़ल में गज़ल लिखी नहीं जाती, गज़ल कही जाती, इसलिए दिमाग में रखिए, इसे अंडरलाइन कर देना चाहता हूँ। आप हमेशा हर समय गज़ल कहते समय आपको सोचना पड़ेगा कि आप जो बोलेंगे कैसे इसको, जब बोल रहे हैं उसी हिसाब से मात्रा लगानी पड़ेगी, नहीं तो कोई भी दुनिया का गज़लकार ऐसा नहीं है जिसकी मात्रा सीखी, क्योंकि उसमें मात्रा गिरती है जी। मैं करता दोबारा, मैं ही कहना चाहता हूँ, मैं और उदाहरण देकर पूरा दूंगा आपको। मैं ही कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने एक पंक्ति बोली, मेरे पूरा बोला ना, माँ पर एक ही मात्रा लग रही है, सुनने में भी, लिखने में भी मेरे बोल रहा हूँ और बोलने में भी मेरे ही बोल रहा हूँ, मेरे नहीं बोल, मेरे घर पर आना तुम, ठीक है सर, आकर फिर मत जाना तुम। ये मैंने जो बोला जैसा लिखा था मैंने वैसे ही बोला। लेकिन कई बार जो हम और आप लोग बोलते हैं तो बोलने में जल्दी हो जाती है, और जल्दी बोलने में हमारा वो शब्द, वो मात्राएं जो है उसमें नहीं आ पाती, कुछ बड़ी मात्रा छोटी मात्रा हो जाती है। मैं बोल रहा हूँ हाँ, घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, चलिए मैं अपने गीत के माध्यम से जो भी अगर आप देखें तो काफ़ी सुना है आप लोग गीत, मैं उसके माध्यम से समझा सकता हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से, ध्यान सुनिए, मैं फिर उसी बात पर रहा हूँ। 3-4 शब्द ऐसे थे जहाँ लिखने में और बोलने में अंतर है। नदी बोली, ठीक है, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई बोल रहा हूँ या मैं तेरे पास आई, मात्रा बोली नहीं। अब जरा गौर से सुनिए, मैंने मात्रा नहीं बोली। नदी बोली समंदर से मैं तेरे आ गया, मैं की मात्रा दोनों उड़ गई, हो गई ना, गायब हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसमें मात्रा गिनेंगे तो 2 मात्राएं, वो ए वाला चक्कर खत्म हो गया, वो वाला हो गया, बिना मात्रा वाली मात्रा गिनेंगे यहाँ पर। मैंने सवेरे बताई थी कि बिना मात्रा की छोटी ई की मात्रा या छोटे ओ की मात्रा
वो जो वही रहेगी उसके अंदर, या मात्रा नहीं रही, बिना मात्रा का शब्द हो गया, भले क्या लिखा जा रहा है, फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन खाली बोलने में। हाँ नदी बोली, हाँ हाँ नदी बोली समंदर से मैं तेरे, ठीक है, मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर बोल रहा हूँ या मेरे बोल रहा हूँ, मेरे बोला मेरे शायर, मैं तेरी नहीं बोल रहा, मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी बोली समंदर से। तात्पर्य क्या हुआ कि गजल की मात्रा लगाते समय आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि आप उसको बोल कैसे, जैसे बोल रहे हैं वैसी मात्रा लगेंगी, लिखी भी नहीं है, जो लिखा है आपने वैसी मात्रा नहीं लिखेंगी, आपको देखना पड़ेगा कि आपने भी मात्राएं, अगर ऐसा ना होता तो मेरी ये गजल गलत होती। वैसे तो ये जो सेशन है ना तो सोने का ही, यानी गोल्ड का भी है और सोने का भी है। जब सुन लिया तो गोल्ड है, और जिसने सोए तो सोना है। तो जी तो ये आपने इस वाले शेर की बात की, बिटिया की हंसी। अब इसी शेर को अगर आप मात्रा ठीक करके कुछ शब्दों का हेरफेर भी कर सकते हैं। जैसे ना घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, अगर इसको आप यूँ कहते कि घर से चला तो चली साथ बिटिया की हंसी, क्या था गलत हो जाता, हाँ मात्रा गलत हो जाता। तो मैं इसी पॉइंट को वो रेखांकित करवाना चाह रहा हूँ आपसे कि वो बहर मात्रा में क्या फर्क है। वो वही मैं अभी वही आ रहा है, क्योंकि मैंने तभी कहा कि वो पुरानी बात भूल जाइए जो सुबह तक बताई, जो देश जरूर है उसका, लेकिन इसकी मात्रा लगाने का तरीका दूसरा। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है मात्रा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है गजल के अंदर? जो असल में क्या है, गजल जो है, मैंने जब सवेरे कहा था दो तरह के छंद होते हैं, एक मात्रिक छंद होते हैं, एक वाणिक छंद होते हैं। गजल जो है वाणिक छंद है, देखने में मात्रिक लगता है, लेकिन वाणिक छंद गुरु के जो गुरु आएगा, लघु से लघु आएगा तो शेर के नीचे से छठा के जैसे भाग आएगी, ये है उसमें। अगर तो भले ही अर्थ वही है, लेकिन इसमें मात्रा की वजह से वो बहर तो उन्होंने आपने कैसे दिया, वही तो हम बताएंगे, वो तो केवल वही तो बता रहे हैं, केवल इसलिए कि ये बात इसलिए बतानी पड़ी जिससे कि हम मात्रा लगाने में गड़बड़ न करें। हम ये जो घर से निकले जो आपने गीत में आपने लिखा, उसमें आपने बोला माँ, आप ये लिख के किसी के पास भेजते हैं, वो मात्रा लगाएगा जो लिखा है उस हिसाब से, क्योंकि आप जब बोल के बताते हैं तो बोलने में बात अलग है, लिखने में अलग है। तो क्या ये जरूरी है कि जो मात्रा लगाने वाला है, जो चेक कर रहा है, वो भी उसी हिसाब से सोच रहा होगा, इस हिसाब से आपने गजल में अगर वो पारखी है तो यही सोच रहा होगा, पारखी नहीं है तो गलत रहेगा। मेरी चीज़ें उन्होंने उदाहरण देकर के हाँ हाँ आप बताएंगे, उर्दू में होता ही, उर्दू में तो होता ही पूरी तरीके से, हाँ लिपि के कारण से। तो इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने ये गीत है जो मैंने अभी आपको सुनाया, मेरी किताब में मैंने और तरह छापा, इसलिए इसी वजह से जिससे कि दूसरे लोग उस पर ऐतराज़ न उठाएं। लेकिन ऐतराज़ उठाने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ उनसे बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हर बात को ये बताना नहीं पहुँचूंगा नहीं कि मात्रा भाई इतनी गिरी जाती है, आप गिरा लेंगे तो वो उसको हर एक के पास तो पहुँच नहीं सकता मैं बताने के लिए। इसलिए मैंने उसको कोशिश ये की कि दूसरे लोग जो हैं उसको पढ़ें तो उसकी मात्रा में इस रूप में लगा लो जिस रूप में वो पढ़ी भी जाए, ठीक है। लेकिन हम गजल की बात कर रहे हैं, मैंने गीत के माध्यम से समझाने की कोशिश की, हम इस समय गजल की बात कर रहे हैं तो हमें गजल पर प्रयोग करना है, तो मात्रा लगाने में ये ध्यान रखिए पहले। अब जो हम इसकी मात्रा लगाने का तरीका क्या कैसे बदलता है वो देखिए। जो भी हम शब्द बोलते हैं वो या तो बिना मात्रा वाले हैं, अगर तो हम एक साथ जब बोलते हैं तो दो अक्षर के होते हैं। जैसे मैंने एक शब्द बोला अब मैं जा रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला अब, इसमें क्या था छोटा आ और बा, दो अक्षर थे ना। सवेरे के हिसाब से अगर मैं हमने कहूँगा, सवेरे मैंने बताया था मात्रा लगाने का तरीका, तो मुझे क्या लगाना चाहिए, ये और ये लगाना चाहिए, ठीक है ना, तो सही है, यही सही, ऐसे भी लगता। लेकिन गजल में मात्रा लगाते समय भूल जाना, इसलिए भूल जाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मात्रा लगाने का तरीका है वो ये है कि जो दो अक्षर एक साथ बोले जाते हैं, एक साथ आपने बोल दिए बिना मात्रा के, या छोटी ही और छोटा वो वाली मात्रा के हों, लेकिन एक साथ बोले जाए। जैसे मैंने अब बोला, जब मैंने किस काम का आदमी है, किस बोला मैंने इस तरीके से, तो उसके हिसाब से तो लघु लघु काफी छोटी मात्रा होने के कारण से, और सा जो है
जो सवेरे मैंने बताया था। लेकिन ऐसा नहीं, गजल में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसे अक्षर आपको मिले जो एक साथ बोलने वाले हैं तो दोनों को मिला करके यानी यूं करके और इसके नीचे एस दिया। आपका जो आप कहना चाहते वो यहाँ से अब क्या है कि आपको तीन एक होता है सबब, बतद और फासिल, ये तीन शब्द हैं। अब वो चक्कर है आप चक्कर में ना फंसे, शब्दों के चक्कर में ना फंसे, बताने के लिए मुझे कहना पड़ेगा। जो दो अक्षर एक साथ बोले जाते हैं, जैसे कब, सब, रब, ये बोला या किस या उस, छोटी की मात्रा और छोटा की मात्रा वो वाला बेस तो वही है आपका। तो किस या कुछ या कस, ये शब्द आपने बोले तो दोनों को एक साथ बोला ना आपने, कस, तो ये दोनों मिलकर के लघु मिलकर के हम लघु मात्रा लगाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर दोनों को मिला करके यूं निशान लगा के उसके नीचे एस यानी गुरु हो गया। मैं आगे समझ आ जाएगी क्योंकि दो बात आगे बताऊंगा तो उससे कंपैरिजन समझ आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए हम तीन अक्षरों का शब्द है, सरल के शब्द है, सरल सरल। आप जरा बोल के देखें कि इसमें आप में एक क्या आप ऐसा कैसे बोलिए। तो आपसे अगर ये पूछूं कि इसमें कौन सा अक्षर अकेला रह गया और कौन से दो शब्द मिलकर के एक दे रहा है, सा अकेला रह गया, सा। तो जब सरल शब्द ये तो मैंने दो के बारे में बताया, दो अक्षरों का बारे में बताया। अब हम सरल जब बोल रहे हैं सरल, ठीक है, उसके हिसाब से तो लघु हुआ सवेरे के हिसाब से। लेकिन गजल में मात्रा लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, आपको देखना पड़ेगा कौन सा एक अक्षर रह गया, कौन से दो एक साथ आ गए। जब बोल के देखिए तो सा पर मैंने ये लाइन लगा दी, सा पर लगाई मैंने, और रा और ला मिला करके ये दो लाइन लगा मुझे, तो ये सा रह गया लघु, और रल जैसे अब में था वही वाला फॉर्मूला यहाँ आया। तो बोलने के हिसाब से मैं बताने की बात करने का शायद अब आपको ज़्यादा कन्वे हो पाई होगी इसके माध्यम से, है अब ज़्यादा कन्वे हो पाई होगी। हाँ बिल्कुल ना हो बताइए। अब मैं आपने दोनों को मिला के एक साथ बोला, अब सब, किस, कब, क्यों, कुछ को तो मात्रा लगी हुई है, वो तो गुरु हो गई होगा जो सवेरे आपने देखा था। ये मैं उनके बारे में बता रहा हूँ जहाँ पर मात्राएं नहीं लगी हुई हैं। वो की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा, वो तो वही बात लेकर रहेगा। मैं बताऊँगा बोल देगा आपको, मैं वो खासतौर से वो अक्षर बता रहा हूँ जिनमें की मात्रा छोटी की या छोटी की मात्रा। मैंने एक शब्द लिखा सरगम, सवेरे के हिसाब से सवेरे जो मात्रा बताई थी मैंने, लेकिन अब जो बताना जा रहा हूँ जरा बताइए। गुरु हो जाएगा। नहीं सिंगल होगा। नहीं, सरगम कैसे बोले, सब एक साथ नहीं। अगर आपने सा को अकेला कर दिया तो सा रगम ये बोलेंगे, फिर आप सा अकेला रह गया सा रगम बोलेंगे। और अगर गा को माँ को अकेला छोड़ दिया तो आप सरग म ये बोलेंगे आप। लेकिन आपको सरगम बोलना है तो आप खुद कानों से पूछिए, सा और रा एक साथ बोले जा रहे हैं और गा और रा एक साथ बोले जा रहे हैं, क्योंकि दोनों एक साथ बोले जा रहे हैं। ये वाले तो ये वाला यूं हो गया, ये वाला यूं हो गया, इसके निकाल लीजिए कुछ करिए। एक छोटा सा सवाल, लघु एक था और दूसरे ये दो थे, अगर गुरु बचा तो जो एक एक करके वो भी चार ही बन जाते ना मात्रा। इसलिए मैंने फिर कहा, मैंने फिर ये कहा कि आप भूल जाइए, गजल जो है मात्रा के संग नहीं है, मात्राओं की गिनती नहीं है, इसमें वर्णों की गिनती है, इसमें किसकी गिनती है, वर्ण की गिनती है। इसमें ये जो मैंने इस समय निशान लगा रहा हूँ ये वर्ण है। वर्ण, अच्छा ठीक है। तो ये बात होती है दो मात्राएं ये भूल जाइए। इसमें केवल ये भूल ये किए कि इसमें ये वर्ण जो है लघु था, ये गुरु है, ये लघु है, ये गुरु है, बस ये भूल जाइए कि इसमें हमें दो मात्राएं, तीन मात्राएं, चार मात्राएं, ये बिल्कुल भूल जाना पड़ेगा। ये आपको बिल्कुल भूल जाना पड़ेगा, बिल्कुल भूल जाना पड़ेगा कि आपको मात्रा में मात्रिक संख्या है ही नहीं है। देखिए अगर आप सरल में अगर आप सा और रा एक साथ बोलते तो क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। ये सरल नहीं रहता, साफ हमारे कान बता रहे हैं कि सा अकेला बोलना है और रा वाला एक साथ, ठीक है, कमल, सरल, ये सब इस प्रकार से। तो ये मैंने ये तीन चीजें, ये बदल, सबब, बतद और फासिल,
यानी ये 3 शब्द ये पारिभाषिक शब्द हैं जिनको जानना जरूरी नहीं है, आपको परिभाषाएं याद रहे कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो 2 अक्षर होते हैं एक साथ बोले जाते हैं उनको हम सबब बोलते हैं। जो 3 अक्षर होते हैं उनमें एक अकेला रह जाता है, 2 एक साथ बोलते हैं हम बदल बोलते हैं, और जिनमें 4 अक्षरों का होता है उसमें हम 2-2 करके बोलते हैं हम फासला करते हैं। ये पारिभाषिक शब्द है। मैं फिर आपको कहता हूँ कि आप बिल्कुल इस चक्कर में न फंसे कि आप मुझे पारिभाषिक, आपको केवल इतना जानना है कि आप अपने कानों से पूछिए। अब बोला तो कुछ लगा दिया, सरल में सा अकेला लगे और एक साथ हो गए सर, ये मान लीजिए। अब क्या है कि अगर आपने पहली लाइन में जो आपकी पहली प्रथम पंक्ति है उस प्रथम पंक्ति पे निशान लगा लीजिए, कोई भी लौकिक गजल एनी, जैसे मैंने फौलून था, मैं जरा उसके माध्यम से ज़्यादा समय से समझा पाऊंगा। देखिए फौलून में अगर मैं ऐसे मात्रा लगाना चाहता हूँ तो लगाइए, एक है लघु पहले, देखिए ये वाला जो है इस पर मैंने ये निशान लगा दिया, ठीक है। वो क्योंकि बड़ा हुआ है तो वो सुबह वाली पद्धति के हिसाब से वो ये होती है, ये निशान हो गया। और अगला वाला 2 ठीक है ना। अब तो हम बता रहे हैं इस समय चूंकि नहीं जरा समझ गए, ये बिल्कुल जरा भी ध्यान हट गया तो फिर आगे का स्टेप समझनी है। मिला ही हाँ तो वही करेंगे ना, इसके नीचे ऐसे निशान लगा के करें अलग अलग। लोन एक साथ बोला जा रहा है ना, इसके ऊपर दिया तो इसके आपने यानी ये निशान हुआ ना कबूल, ऐसे ही इसके भी यही हुआ, ये हुआ ना, इसका भी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अगर हम 4 लाइन की 3 बार इस्तेमाल कर रहे हैं इसको तो फौल फौल फौल, ये 4 बार इस्तेमाल तुम्हारे हैं तुमसे दुआ मांगते हैं, मतलब ये 4 लाइनों 4 फौल है उसके अंदर, ये 4 बार लिखना पड़ेगा उसको। तो अब अगली पंक्ति जितनी भी आप लिखेंगे आवश्यक शर्त ये है, आवश्यक शर्त ये इसको ध्यान समझ लीजिए, मात्रिक छंद नहीं है ये वर्णिक छंद है। तो वर्णों की गिनती में क्या होता है कि लघु के नीचे लघु आएगा, गुरु के नीचे गुरु आएगा। आप ये नहीं कर सकते अगली लाइन में कि ये वाला लाइन ये गुरु पहला आएगा और लघु बाद में आएगा, ये नहीं कर सकते। जैसा यही हो जाएगा तभी हम कहते हैं गजल बेहद में नहीं। जैसा चलो शब्द करते हैं तो हम ये मानते हैं ये क्रम बदल जाएगा, जब क्रम बदल जाएगा तो लाइन का क्रम हाँ सारी पूरी गजल 100% जो ऊपर से 12 शेर हैं तो 12 शेर में ही आपको यही क्रम रखना पड़ेगा, लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु, यही रखना पड़ेगा। इसके अलग आप जारी से एक बार आ जाएगा फिर आप सोचेंगे। ऐसा है ना, मैंने आपको बताया कि मैं फिर बता रहा हूँ कि पहले सोचो ये बनना पड़ता है ना, सोचिए शुरुआत की बात है इसलिए शुरू में तो ये ध्यान लगाना पड़ता है, शुरू में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन धैर्य के साथ कोई काम होता है। तो हिंदी में तो हम ये लघु गुरु लगाते हैं। उर्दू के लोग जो गज़ल कहने वाले लोग होते हैं उस्ताद शायर, वो उसको लघु गुरु जानते नहीं है। वो क्या कहते हैं, वो उसको 1 2 1 2 कहते हैं। क्या कहते हैं 1 2 2 1 2 2 1 2 2, गुरु में 2 मात्रा होती है ना, तो उसको किसी वो क्रम उन्होंने अपनी अपनी सुविधा के लिए उन्होंने 1 2 1 2 बना दिया। लेकिन अगर 2 है तो 2 के नीचे 2 ही आएगा, यानी मतलब वही होगा गुरु की गुरु आएगा। मात्राओं की गिनती नहीं है, क्रम की गिनती, क्रम वही रहेगा, क्रम इधर उधर नहीं जा सकता बिल्कुल भी। जैसा कि हरिवंश जी ने प्रेम प्रवास लिखा था, सारे संस्कृत से छंद थे और शब्द छंद की विशेषता ही होती है, उसमें गुरु लघु नीचे लघु आता है। हमारे गुरु जी थे पढ़ाया करते थे हिंदी में, उन्होंने आपने शायद प्राइम सुना होगा, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गुरु ना कभी गुरु नाम कभी तुम्हारा गोविंद नाम। अब मात्रा लगाती थी गुरु लघु संस्कृत छंद का इस्तेमाल किया। तो जैसा मैंने अभी कहा था कि मात्रिक छंद अलग होती है, मात्राओं की गिनती होती है, वार्णिक छंदों में वर्ण की गिनती होती है। इसलिए गजल इस दृष्टि से वार्णिक छंद हो जाता है जब हम ये मात्रा लगाते हैं, यानी वार्णिक छंद का मतलब लघु पीछे लघु गुरु पीछे गुरु। तो जैसे मैंने इसमें लगाई जिंदगी यूं भी, अब देखिए जिंदगी पेज 28 पर देखिए मैंने मात्रा लगाई है। ऊपर जो है 2 2 2 1 2 लिखा है, इसको मैंने वजन शब्द दिया। उर्दू वाले कहते हैं कि वजन में नहीं है, वजन में नहीं है, यानी बहर में नहीं है, ये कहेंगे। तो 2 1 2 2 1 1 2 लिखा है। तो जिंदगी जी और ना मिल करके जो सवेरे बताया था, रक्षा
जिंदगी तो ना जो है भले ही दाम में लगा हुआ है, लेकिन बोल कहाँ रहे हैं आप? जिसके साथ बोल रहे हैं, जा के साथ बोल रहे हैं, इसलिए ये गुरु हो गया। ठीक, अकेला दा रह गया, बोले वो हो गया। घी में बड़े की मात्रा है ही पहले से, गुरु हो गया। ठीक है ना, ये जिंदगी की मात्रा समझ आ गई। जिंदगी शब्द जो लिखा है उसके नीचे लिखना में जो मात्रा लगाई है वो लघु, वो गुरु, लघु गुरु ये लगाई है। एस 2 1 2 लगाई, क्योंकि जिन एक साथ बोला गया ये आगे उसमें आ गया। जैसे आपने अब एक साथ बोला तो ये लगाया आपने, तो जिन एक साथ बोला तो आपने गुरु लगाया। सुबह वाली मात्रा नहीं चल रहा है, सुबह वाली मात्रा तो लघु लघु हम जो है जिन एक साथ बोल रहे हैं, तो ये दोनों उसी तरह बोल रहे हैं। जैसे आप, जैसे रल, जैसे गम, तो इसी तरह जिन दा अकेला बचा, कोई मात्रा नहीं है उसके ऊपर, तो ये लघु हो गया। और घी जो है ये गुरु हो गया, बड़ी की मात्रा में। तो जिंदगी यूं भी जली, अब यूं पे बड़ी की मात्रा लग रही है ना, तो गुरु हो गया। बी का प्रोनाउंसिएशन, अब ये प्रोनाउंसिएशन मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ। जिंदगी यूं भी जली, यूं न जली मैं कर सकता था, यूं भी जली तो नहीं बोलना ना। तो यहाँ पर मैंने छूट मिल गई, इसे कहते हैं मात्रा का गिरना, मात्रा गिरा दी। यानी जो थी तो गुरु, लेकिन हम उसको क्या बना दिया? लघु बना दिया, या बिना मात्रा का बना दिया। बिना मात्रा का लघु कहलाएगा। तो जिंदगी यूं भी जली, यूं भी जली, यूं भी जली नहीं बोल रहा। जी अच्छा, बताइए। नहीं आप चलिए, मेरे को ये हैरानगी हो रही है कि क्या आप पहले लिखते हैं या मैं वो तो वही बता ये तो आपको समझाने के लिए किया है। मुझे पता है, ये तो आपको जैसे ये है जिंदगी यूं भी चली, यूं भी चली, तो क्या मुमताज आपके ज़हन में भीतर से अपने आप निकला। जैसे आप जो है छोटे बनती है तो अपने आप सलाई में पड़ जाती है। वो उसकी वो मात्राएं उसी तरह से जरूरत नहीं पड़ती, हमें जरूरत नहीं पड़ती, केवल हमने इसलिए किया है जिससे हम आपको बता सकें। हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, हमें मालूम है, हम जब जो भी लिखते हैं अपने आप में गहरे में आ जाता है, अपने अभ्यास हो गया, अभ्यास से होती है ना। सुन के भी पता लग जाता है जी, कह रहा है तो आप हाँ, लेकिन बस इसलिए गाकर सुना रहा हूँ, समझाते इसलिए बता रहा हूँ कि कहाँ पर मात्रा गिरी। जिंदगी यूं भी जली, यूं भी जली नहीं बोला ना, तो बड़ी की मात्रा लग रही है, होना चाहिए गुरु, लेकिन हमने क्या बनाया इसको? लघु। तभी देखा आपने इसलिए से बनाया लघु मात्रा लगाई। लेकिन तो कौन सी मात्रा लगती है? लघु की लगाई। यूं भी जली, यूं भी जली, देखते यूं की फिर वो गुरु मात्रा, फिर लघु, तो जाके नीचे लघु, डी के गुरु, मीलों तक पूरा पूरा बोला जा रहा है तो गुरु। अब ये पहली लाइन जो थी, अब जरा आप खुद अपने आप देखिए, नीचे वाली जितनी भी लाइनें हैं क्या उसी क्रम से हैं? कोई एक जगह बताइए जहाँ हमारे इस क्रम से ना हो। कहीं पर 2 1 1 2 2 1 आप बताइए कहीं पर ऐसा कोई ऐसा? ये जो प्यार आपने लिखा है, स्व है, प्यार है, आकार है, तो ये 2 कैसे आपने लिखा? इसलिए कि प्यार नहीं है, तो प्यार है, प्यार है ना, आधा पाव समझ लिया। और जैसे यहाँ तुम्हारे में आपने कहा है, तो तुम्हारे चाहिए ना जी, तुम्हारे है तो जी, तुमको एक लगाया है। कहाँ है? प्यार का गाँव अदर गाँव है, हम तुम्हारे, हाँ, अगर तुम्हारे में बोलते हैं, तुम तो साथ आ रहे तुम हारे तो नहीं बोल, तुम हारे तो नहीं बोल रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम हारे हो जाएगा, और तुम्हारे हो तो गुरु गुरु हो गए, तो क्या ना, तुम और तुम आधा माँ उसमें चला गया, हाँ में चला गया। हम तुम्हारे बोल रहे थे, छोड़िए बोलिए, हम तुम्हारे हैं, मैं तुम्हारे की जगह में बोल रहा हूँ, हम तुम्हारे हैं कुंवर, ये बोल दिया। तो तुम्हारे और तुम्हारे जो आधा माँ है वो हाँ में इतना मर्द हो गया कि वो जो है इतना मिल गया उसमें जाकर के कि उससे अलग हुए, उसका वजूद खत्म हो गया। हम तुम्हारे हैं कुंवर, उसने कहा था एक दिन, तो हम तुम्हारे या तुम्हारे दोनों में कोई आ रहा है सामने से बाहर का पानी, मगर मैं पेड़ हूँ, मेरा मगर तरह खड़े रहना। तो सामने से मतलब बाढ़ के पानी में तो फ्लो बदल गया ना, तो फ्लो से बदल जाने का मतलब, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लय में नहीं है तो लय में न होने का मतलब ही प्रलय होता। उसी समय हमारे भीतर भी प्रलय हो जाएगा। हम लय में रहेंगे तो ये फ्लो जो चाहे वो अंतर लय हो, उस कविता की जो कि खड़ी वर्ष उसकी अंतर लय, वो भी लय टूटी तो वहां भी कविता बेकार हो जाएगी। गीत है तो उसकी लय टूटी तो गीत बेकार हो जाएगा, गजल की लय टूटी गजल बेकार हो। मतलब कहने का ये है कि हमें एक लय में रहना पड़ता है।
हमारे दिल की धड़कन की खास लय में चलती है। हमारा जो ब्लड है वो खास लय में चलता है। जब लय में नहीं चलेगा तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, आदमी बीमार होता है ना। सांस लय में नहीं चलती तो बीमार हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब एक अलग प्रकार एक लय में रहना, यही जिंदगी है, यही तरीका है, यही सुंदरता है, ये स्वस्थ रहना है। कविता भी स्वस्थ रहना चाहती है, लय में चलेगी। अगर कविता ना चाहते कविता सराही जाए, लोग उसे पसंद करें, लोग जो है वो स्वस्थ कविता आती है तो उसको लय में रहना। इस तरह से मैं शायद अपनी बात स्पष्ट कर पा रहा हूँ कि जो ऊँट की जान दिमाग में रखिएगा और सोचिएगा ये जो काफी और अधिक क्या है किस्सा, कि आपको उसी तरह ये जो फगुलन बता रहा हूँ, ये जो किस्से हैं ये केवल उसके चाल के तरीके हैं, लेकिन एक चाल आपको चाल बदल के तो गड़बड़ सारे ऊँट एक साथ करते हैं। ये सारी लाइनें ऊँट हैं अलग अलग, एक ही तरह से चलेंगे। अगर कोई धक्के हो जाएंगे तो वो एक दूसरे टक्कर लग जाएगी और गड़बड़ हो सकती है। इसलिए सब सारी लाइनें ऊँट की चाल हैं, अलग अलग ऊँट की कतारें हैं जो भी चल रही हैं। ऐसा मान के चलेगा तो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इस बात को और भी स्पष्ट तरीके से हम लोग जान सकते। तो इसलिए बहर का क्या महत्व होता है, जैसे बहर जो नदी की धारा होती है ना उसको बहर कहते हैं, जो नदी का फ्लो होता है, प्रभाव होता है, उसको बहर कहते हैं। तो उस प्रभाव के कारण से भी नदी का खास फ्लो है, उसमें नदी बहरी तो अच्छी लगती है, कर करके दुनिया आती है ऐसी से। तो इस तरह से ये अलग अलग रुकन हैं, उनसे अलग अलग प्रकार के रुकनों के आधार पर गजल के प्रकार बन जाते हैं। गजल में अलग अलग उसके बन जाती हैं, बहर बन जाती हैं। तो वैसे तो जो उनकी बहरें हैं वो खास साफ है, जो मूल बहर कही जाती हैं, जिस पर के पूरा गजल का पूरा जब बहरों का निर्माण होता है। जैसे आप नींव रखते हैं, कमरे बहुत सारे बनाने हैं उसमें, है ना, बहुत सारे कमरे बना लेते हैं उसमें। आप चाहें तो जब ये खंबा है तो खंबा है, आप चाहें तो इसमें जितनी दीवार खड़ी करके तो कई सारे कमरे बन जाते हैं, और चाहें तो आपने इसमें दीवार नहीं खड़ी की तो एक बड़ा हॉल बन गया है। तो इसी प्रकार से जो बहर है वो एक प्रकार से ये गजल की जो बहर है वो नींव है जिस पर गजल खड़ी है। तो गजल की मात्रा में आनी है ये बहुत जरूरी है। कोई पंक्ति आप बोलिए, मैं लिखी मात्रा में कोई भी आप उनकी बोलिए, जिससे मैं और चाहता हूँ और समझ में आ जाएगा। ठीक ऐसा होता है कि जो जरा और गहराई में जाते हैं जब तो काफी के बारे में एक मौलिक सीधी बात ये थी, चली जली, यानी जो बाद वाला जो अक्षर है वो उसके साथ में मात्रा लगी हुई है, अगर उसके साथ जुड़ के आएगा तो अच्छी लगती है, वो काफ़ी अच्छा लगता है, ज़्यादा म्यूजिकल होता है। चली जली खली गली, है ना, इस प्रकार से आपको मैं काफ़ी लगाने के तरीके बता देता हूँ। आपको वर्णमाला तो याद होगी ना, तो जब आप कोई जगह चली आया, मैं भी ऐसे किया करता था जब ज़्यादा अभ्यास नहीं था, तो मैं सोचता कौन से काफ़ी आए तो का से शुरू करता था। चली मान लो आगे पहली लाइन में चली आ गए तो मैं सोचता था का से शुरू हुआ, कली, ठीक है कली शब्द बनता है, ये काफ़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ। का खली खली बन तो जाएगा, वही बात आपकी बड़ी खली मुझे बड़ी लगी तो ये बन जाएगा। गली आराम से बन जाता है, गली का गा चा चा छा छली है। तो ऐसी जितने आपके वो होते हैं वर्णमाला होती है, आप उस वर्णमाला से पूछते चले जाइए, एक एक अक्षर को लगाते चले जाइए तो आपको काफी की पहचान हो जाएगी, जो सही हो, जो आपको लगे कि हाँ ये शब्द सार्थक है। हमारे ये कहा जाता है गजल में कि जो काफी सबसे जैसे आप सरकत देखते हैं ना, सरकत हंटर लेकर खड़ा होता है, शेर जो होता है सामने तो उसको नचाता है। तो इसी प्रकार से ये हंटर लेकर खड़ा हुआ आदमी है, ये काफी है, इससे ये खड़ा हो जाता है जब गजल के शेर में, तो ये जो है नचाता है पूरे शेर के लिए यहाँ से यहाँ तक, उसी को बेस बना करके आपको करना पड़ता है। छंद के अलावा की बात कर रहा हूँ। काफी डिक्शनरी बनी है जी उन्होंने वास्तव में है, काका हाथ थी है, उन्होंने एक डिक्शनरी बनाई थी इस प्रकार की, जिन्होंने हजारों कॉपी दी। उसके बाद किसी ने इसके बाद ध्यान नहीं दिया, लेकिन काका हाथ थी उन्होंने समय है कि नहीं, लेकिन एक बार प्रकार की दुकानों की काफ़ी। तो ये भाषा में बात तो कही, तो ये चली गली दोनों में क्या दिख रहे हैं आप, ली भी आ रहा है, इसमें भी ली आ रहा है, जितनी भी गजल इसमें की है मैंने
उसमें ली आया है ना, चली गली। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है कि इसमें आपने वर्ड अक्षर यानी वो व्यंजन, ला जो है व्यंजन है ना, वो एक ही मात्रा वोवेल, एक ही मात्रा जो इसका स्वर है, और ला जो है वो व्यंजन है। तो ऐसा भी कर सकते हैं गजल के अंदर कि आपको केवल मात्रा का वो बना लेते हैं, मात्रा का काफिया बना लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ये कहा अगली पंक्ति में ऐसे ही कह सकता था कि घर से निकला तो कभी साथ में मिल जाए किसी, उसमें देखते ही नन्ही लीना का निभी शब्द का इस्तेमाल कर सकता था चाहता तो, अगर वो निभ जाता, मतलब शेर में नहीं निभ रहा, समझाने के लिए बात कह रहा हूँ कि मैं उसको निभी कह सकता था। यहीं शुरू में बदल देता उसको, पूरी जली नीलों तक और चली जो बदले मैंने तो जली और चली जो आया तो मैं सजी नीलों तक भी कह सकता था। अब इस पंक्ति में मत जाइए, हमें पंक्ति बिगड़ती बदल जाता है, उसमें नहीं आ रहा, मैं केवल काफी बताने के लिए। तो उसमें क्या हो जाता कि आपने ली पर बड़ी की मात्रा लगाई ना, और जब मैं इसे कहता निभी में क्या करा आपने, भापरी की मात्रा लगाई। इसका अर्थ क्या निकला कि उसमें आपने एक ही जो मात्रा है वो आपका काफिया है। अगर एक बात इसमें आपने धूप चली हुई है तो क्या है, अगर मान लीजिए हम अगर धूप की जगह दो लगाए मात्रा सी मछली मिलो तक, तो वो बनेगा नहीं, फिर वो तो आप से बात ऐसा है ना, आप ठीक है, मैं बता रहा हूँ पा पर कौन सी मात्रा लगा रहे हैं, एक मछली, तो अगर आप मछली कहते हाँ है जी, आगे में सी ब्रेक का हो वो जो ब्रेक है ना, वही तो मुख्य बात है यहाँ पर, फऊल उन पे खत्म होना चाहिए, आप रुकन से बाहर हो गए। वो रुक से बाहर हो गए ना। अगर आपके उसमें फिट हो रहे हैं, अगर उसमें ही आप आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। मछली नहीं, हम ये बोल रहे हैं जैसे कि धूप चली मिलो तक है ना, धूप जो है वो दो है, वो एक है, चली हो गया। मछली अगर तो फिर धूप उससे- चली की जगह फिर आपका क्या मछली? सी मछली सी मछली। तो वो चांदी चार कदम धूप सी मछली है ना, धूप नहीं, नहीं सी मछली, चार कदम सी मछली। चार चांद माने ये मीनिंग नहीं हाँ, चांद का वो ठीक है, ओके। मछली हाँ, मिलो ठीक है, तक वो आएगा। हाँ, वो ठीक है। लेकिन वो प्रश्न यही था कि उसमें ये वो जो क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ। तो शब्द आप तोड़ सकते आपने हैं, हाँ, शब्द तोड़ माना कि वो ज्यादा अच्छा नहीं माना, हाँ, लेकिन ज्यादा परफेक्ट नहीं माना जाता, ज्यादा खूबसूरत नहीं होता, ज्यादा म्यूजिकल नहीं होता, ये थोड़ी सी उसमें कमी रह जाती है। लेकिन जहाँ तक सवाल इस बात का वो सही है गलत है तो सही है, ठीक है। तो ये जैसा भी मैंने कहा आपसे, मैं अपनी गजल का एक शेर सुनाता हूँ, आपने भी सुनाया था वो, देखिए, और बड़ी पॉपुलर गजल है, दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सुन ध्यान दीजिए, दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। अब देखा जाए इस तरीके से तो हंसा लिए तो फंसा लिया आना चाहिए नीचे, सा पर आकर डंडा आना चाहिए ना, जैसे डी पर बड़ी की मात्रा है, उसी तरीके से दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, लोगों ने बिना बाजे हम इन्होंने फंसा लिए। मतलब देखा जाए तो हंसा का जो काफिया है वो फंसा होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन हमने वो इस्तेमाल नहीं किया, कई कारण से नहीं किया। एक तो मतलब अंदर से ही निकला, अंदर से ही शेर निकला, हमें जरूरत नहीं की, भीतर से निकल रहा है तो हम क्यों उसमें परिवर्तन करें, तो हम उसी को निभाएंगे जो हमारे भीतर से निकला। तो दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। अब जरा बताए, हंसा का काफिया सा तो नहीं आया बाद में, खा है ना, सा के नीचे क्या आया, था आया, और बाद में आकर डंडा है, तो एक काफिया कौन सा बन गया, आ की मात्रा का काफिया। आपको कहीं ऐसा लगे म्यूजिकल नहीं है, दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, दो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथों में पत्थर उठा लिए। ये लगा आपको म्यूजिकल नहीं है? क्यों? क्योंकि जितने भी म्यूजिक बनता है ना तो स्वर शब्द से नहीं बनता है, ध्यान रखना। जो पुराने शास्त्र के होते हैं, संगीतकार होते हैं, वो स्वर साधना करते हैं, शब्द साधना नहीं। हम और आप लोग क्या कर रहे हैं, कविता को शब्द साधना, लेकिन जो संगीतज्ञ होते हैं वो क्या किसको साध रहे हैं, तो स्वर को साधते हैं। स्वर मानी वोवल,
आ ई ये मात्रा जो है ना, ये सब स्वर कहलाती है। इसी में तो आ है, ओ ई, है ना, ये मतलब जो है मात्राएं जो है ये स्वर हैं जो शब्द जो व्यंजन के साथ जोड़ करके भी एक अलग प्रकार आनंद देती हैं। तो जो चार बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहानी हाथ में पत्थर उठा लिए। तो पत्थर उठा लिए भी काफिया बन गया उसका अलिफ के कारण से, आ की मात्रा के कारण से। ऐसे ही जो मैंने अभी बताया कि आ की मात्रा के कारण से भी, एक ही मात्रा के कारण से भी, एक ही मात्रा के कारण से भी, दो की मात्रा के कारण से भी काफी बन गया। कोई शब्द ऐसा हो जिसमें कि अक्षर बदल दिया आपने, मात्रा नहीं बदली। जैसे मान लीजिए मैं अभी हाथ खड़ा बता रहा हूँ, पुराना नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं, देखता हूँ रोज ही मैं आपको आते ही। ठीक है, फ्लो है ना। अब मैं पहले की गजल नहीं है, बिल्कुल सच मानिए, अभी भी निकली, अभी भी शेर मैंने एक पंक्ति बोली, देखता हूँ, क्या बोला मैं, देखता हूँ रोज ही मैं आपको आते, देखता हूँ रोज ही मैं आपको आते। अब आते का काव्य क्या बना, गाते हुए, छाते हुए, ये ना नाते हुए, लाते हुए, जाते हुए, आते हुए, खाते हुए, ये बनता है। लेकिन अगर मेरी मर्जी है, अगर मुझे लगता है कि ये नहीं, मेरा पहला शेर यूं और तरफ निकल आया और यूं आ गया, देखता हूँ मैं आप, देखता हूँ आप मैं रोज ही आते हुए। अब मैं ये कहता हूँ ते नहीं, अब ते मुख्य था उसमें ना, तापे की मात्रा मुख्य थी। अब मैं कहता हूँ देखता हूँ रोज ही मैं आपको आते हुए, गा रहे हैं आप मेरे गीत सब गाए हुए। मैंने बोला पहले मैंने आते हुए जाते हुए बोला और मैं कह गाए हुए, तो क्या ये मैं ऐसे गलत तो नहीं कर, क्या मैं इसको गलत कहूँ? बताइए। अभी जो मैंने अभी इससे पहले बात बताई थी उसके रेफरेंस में बोलिए। गलत नहीं, क्योंकि एक ही मात्रा का काफी होगा। मैंने अक्षर बदल दिया, वर्ण बदल दिया, लेकिन एक ही मात्रा काफी हो गया। जब मैंने शुरू में बोल दिया, यहाँ पर शुरू में पहले मतले नहीं, मतला कहते हैं, उसमें मैंने ऐसा कर दिया। माना ज्यादा म्यूजिकल नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ गलत नहीं। अगर आते हुए जाते हुए कहता हूँ तो ज्यादा म्यूजिकल है ही है, पूरी तरह से वो काफी बन ही गया। लेकिन अगर मैं मैंने आए हुए कह दिया बाद में, तो एक ही मात्रा जो आई है ना, आते हुए तापक की मात्रा है, एक ही मात्रा है, और आए हुए किसकी मात्रा है, तो इसमें काफी का बन गया, एक ही मात्रा का बना। अब जितनी भी आगे मैं शेर लिखूंगा उसमें एक ही मात्रा का काफिया बनेगा। मैं बदल सकता हूँ, आए भी कर सकता हूँ, कहीं जाए कहीं पर इसमें वाउल और कॉन्सोनेंट का फर्क नहीं होता। पहले शेर में फ्रीडम, पहले शेर अगर आपने कर लिया, जैसा मतला कहते हैं, मतले में आपके मतले में फ्रीडम आपने कर ली। अगर मतले में आपने जो ध्यान रखिए इस बात का, अगला कदम था, जैसे हमने अगर आते हुए जाते हुए कह दिया, तो अगले शेर में हमें गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसमें आए हुए कैसे। जो ये बंधन माना जाता है, मतला का मतलब ये है कि वो वहां पर जो प्रारंभ है वो बंधन हो गया, वहीं वो बंधन वहीं से शुरू हो गया। बेहर का बंधन भी वहीं शुरू हो गया, उसी क्रम में क्रम का बंधन भी वहीं शुरू हो गया। लघु गुरु अगर है तो लघु गुरु करेंगे आप। और इस बात का बंधन भी शुरू हो गया कि आपने अगर काफी का इस्तेमाल किया है, दोनों को खाते हुए गाते हुए कर दिया, ते और ते आ गया, तो आपको दूसरे शेर में भी ते हुए ही आना पड़ेगा। अगर ये करना है आपको, जैसा हम लोग करते हैं, जो बहुत सारे बड़े बड़े शायरों ने किया, सबने किया, मैं तो बहुत छोटा था आदमी। ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमें काफ़ी नहीं मिलते, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो काफ़ी नहीं मिलते। जैसे मान लो रक्षा कहा आपने, है रक्षक कहा, तो रक्षक का भक्षक मिल गया, तक्षक मिल गया, अगले शेर क्या करोगे, मुश्किल हो गए। तो जिनके काफ़ी कम होते हैं, जिन काफियों का इस्तेमाल आगे नहीं कर पाते, तो उसमें हर शायर क्या करता है, पहला मतले का जो शेर होता है उसमें बिगाड़ देता है। जैसे बिगाड़ना कहते हैं, उसमें जो है काफिया बिगाड़ दिया, यानी उसमें जैसे हमने आते हुए जाते हुए की जगह हमने क्या कर दिया, आते हुए पहली लाइन और आए हुए कर दिया, तो हमें अब पूरी गुंजाइश हो गई। हम चाहे या के ऊपर मात्रा लगा के लाएं अगले शेर में, या ता पे लगा के लाएं, या हे पे लगा के लाएं, किसी भी अक्षर पर हम मात्रा लगा दें, लेकिन एक ही मात्रा जरूरी है, बिना उसके बाद नहीं बने। तो इसलिए जो मतलब होता है उसको बहुत समझ कर बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, जिससे हमें आगे की गुंजाइश पर भविष्य का ख्याल रखना पड़ता है। अगर हमें आगे कहनी है तो आगे हमें गलती ना हो जाए से, इसलिए वहीं पर उसको बिगाड़ भी देते हैं अगर काफिया कम होते हैं।
तो अगर आपका 5 शेर की गजल है तो क्या ऐसा हो सकता है कि काफी रिपीट हो जाए? हाँ बिल्कुल, काफी का रिपीट होना बुरा नहीं माना जाता, सब लोग जानते हैं। हाँ इतनी बात जरूर है, अगर काफी बहुत सारे हैं आपके पास तो आप क्यों रिपीट करें, तो सोचते हैं यार ये तो बहुत सारे काफी रिपीट इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन बहुत शायर हैं जो समझदार हैं वो लोग समझ जाते हैं इसमें काफी अर्थ नहीं है, ठीक किया इन्होंने, जो इस काफी को रिपीट कर दिया तो बुरा नहीं किया, ठीक किया। हर गजल का विभाजन इसी तरह होना चाहिए। हाँ इस तरफ नहीं, बिल्कुल एक ही 16 आपने जो पंक्ति कही है उस पंक्ति में ऐसा मात्रा लगा लीजिए, पहली लाइन में, पहली लाइन में सभी लोग पहली लाइन में वो मात्रा लगा ली जो आपने मुंह से बोला, जो कुछ भी बोला, जो पंक्ति आपके मन में आई, एक पंक्ति लिख लीजिए और मात्राएं ऐसे लगा लीजिए, जब हमने ये बताइए इस तरीके से, उस तरह से नहीं, कोई नंबर प्लान नहीं है ना कोई Whatever is the first वही जैसे ताल में होता है ना 16 ना कुछ नहीं, इसमें कुछ कोई चक्कर नहीं, आप बस ये फ्लो में हो पहली लाइन, ऐसा ना हो फ्लो ही ना, पहली लाइन में फ्लो नहीं तो आखिर तक बढ़ जाएगा सारा। तो पहली लाइन ऐसी हो जब रिदमिकल हो, उसको आप थोड़ा संगीतमय बने, पहली लाइन प्रवाह में हो, प्रवाह टूटता हुआ नजर ना आए, बस मात्रा का मात्रा कोई चक्कर नहीं, इसमें तो ऐसा लगानी है, ये मात्रा नहीं वर्ण है, मैं यही बताना चाहूँगा कि ये लघु वर्ण है, ये गुरु वर्ण है ना। हाँ कोई बहुत नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो ये लघु वर्ण है, ये मात्रा नहीं करना, ये 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 ये नहीं करना है, नेक्स्ट में करना वर्ण कितने 1 2 3 4 ना, कोई मतलब कोई वो किसी न किसी बहर में जरूर होगा, 480 मान लो किसी बहर में दिया जाएगा करके, तो कोई बहर मैं भी नहीं जानता हूँ ना आप जानते हो ना कोई दुनिया का जानता होगा तो कौन सी बहर है, लेकिन वो बहर कोई ना कोई जरूर होगी, बहर में होना चाहिए, बहर में होने के लिए ये जरूरी है कि हम जो है उनके क्रम को निर्धारित करें। तो इस लाइन को खंडित करने का रूल क्या है? जैसे आपने इसको 5 हिस्से में बांटा है, ना वो तो मुझे इसलिए बांटना पड़ा कि मैंने ऊपर उसका रुख लिखा ना, शुरू में जो पहली लाइन को अपने आप दिमाग से आई उसमें तो रुख नहीं पता है, क्या रुख नहीं पता कहाँ है? नहीं हाँ कुछ नहीं, आप तो आपको भूल गई, आप ये करिए कि आपकी भूल जाएगी, मैंने ऊपर ही फवूल लिखा है, ये भूल जाएगी, आप केवल मात्रा लगा, ये भूल जाइए कि मैंने ऊपर फवूल लिखा है, कोई जरूरी नहीं, इससे तो हम ये पता लगाएंगे कि कौन सी बहर में है, आपको ये जानना जरूरी नहीं है, मुझे ये जानना जरूरी नहीं है तो बहर कौन सी है, कौन सा छंद है, ये जानना जरूरी नहीं है, केवल ये जानना जरूरी है कि वो बहर में है, कोई जरूरी नहीं, आप कोई भी लाइन अभी लिखिए, चलिए बोली कोई लाइन। हाँ ये एक लाइन मैं आपको बताता हूँ, इसकी मात्रा बताइए मुझे, वक्त के दरिया में बह जाना ठीक है। अच्छा देखिए मैंने ये लिखा जो आपने बोली नहीं, वक्त के दरिया में बह जाना ठीक नहीं, अगली लाइन बताएंगे, छुप छुप के आंसू बहाना ठीक नहीं, छुप छुप के छुप छुप के आंसू यू बहाना ठीक नहीं। ठीक है ना, ये करना है। अब जरा आप ही लोगों से पूछना चाहूंगा, इस हिसाब से बताएंगे है ना, सवेरे वाले के हिसाब से नहीं, मैं वक्त में कैसे लगाऊंगा, तरीका ये लगाइए जैसे लाइन खींच के, सबसे अच्छा तरीका होता है क्या वक्त में इन दोनों में तो ये अकेला रह गया, ठीक है ना, तो ये तो बात है, ये है ना वक्त, ठीक है वक्त। अब कामों से पूछिए क्या बोल रहे हैं आप, हाँ फिर बोलिए, गौर से सुनिएगा, वक्त के दरिया में जरा खड़े हो गए जोर से बोलिए, एक मिनट जरा, इसलिए वक्त के दरिया में बह जाना ठीक। अब जरा ये बताइए इसमें जो के बोला है उन्होंने, ये क्या पूरा यानी मात्रा लगा के बोला है बिना मात्रा के बोला है, वक्त के दरिया में, वक्त के दरिया में तो नहीं बोला ना, वक्त के दरिया में यानी के दरिया में,
के दरिया में छोटी की मात्रा लग जाएगी, या तो उसके ऊपर बोलने में लग रही है, वक्त के दरिया में नहीं बोल रहे हैं, वक्त के दरिया, ठीक है। तो इसमें मैंने के में कौन सी मात्रा लगाऊं मैं, हरी जाएगी की मात्रा लगी हुई है, लघु लगाओ ना, ठीक है ना, बोलने पे जा रहे हैं, लिखने पे नहीं। वक्त के दरिया, वक्त के दरिया, इसमें क्या बोला, दरी एक साथ बोला जाएगा, दरी छोटी की मात्रा है इसमें, बड़ी की मात्रा तो दरिया तो हम बोलने पड़ता है, दरी गुरु हो गया, और या में वक्त के दरिया से हुआ। अब क्या है आगे, वक्त के दरिया जो और बोलिए दोबारा, वक्त के दरिया में बह जाना ठीक। वक्त के दरिया में, मैं पूरा बोल रहा है ना, मैं पूरा बोल रहा हूँ, वक्त के दरिया में बह में क्या करूँ, ठीक है, जाना में नाम है, ठीक में क्या करूँ, दो एक अब मान लीजिए लघु गुरु है ना, लघु से जगह नहीं थी, ठीक है। अब इसका मतलब ये पहली लाइन हमने जो बनाई, वक्त के दरिया में बह जाना ठीक है, ये आपने मात्रा लगानी के लिए नहीं। अब दूसरी लाइन जो आपने बनाई, देखें क्या वो इसी क्रम में है, अगर वो इस क्रम में है तब तो बहर में है ही गजल, अगर उस क्रम में नहीं है तो ये मान लीजिए वो गजल बहर में नहीं है, यानी छंद का दोष है। जो उस्ताद शायर है वो कहने भैया गजल आपकी बेबहर हो गई, जिसमें बहर में नहीं है ना, क्यों, क्योंकि वो क्रम उसका अलग है। शुभ में क्या करूँ, आगे छुप छुप के छुप छुप के आंसू यूं, आप हल्का बोलना है, आंसू यूं बहाना, आंसू यूं बहाना नहीं कह रहे, इसको इन्होंने ऐसे ही बोला जैसे बिना मात्रा के बोलना होता है। तो छुप छुप के आंसू यूं, ये लघु हो गया, ब लघु हो गया, हा लघु हो गया, ना लघु हो गया, ठीक नाम, छुप छुप के आंसू यूं बहाना, किया ना। अब ऊपर से मिला के, क्या ये दोनों एक से हैं, ओके, ठीक है, क्या ये दोनों एक से हैं, नहीं, ऊपर लघु है, नीचे गुरु है, ठीक है, क्या ये दोनों एक से हैं, ऊपर लघु है, नीचे गुरु है, क्या ये दोनों एक से यहीं आएंगे ना, इससे इससे मिल के आएंगे, क्या ये दोनों एक से हैं, गुरु गुरु, ठीक है, और यहाँ यहाँ से ये गुरु जो गुरु आए तो जगह नहीं थी, तो दिखता तो ज़्यादा, लेकिन आप जान रहे हैं ना मेरी बात, जो मैं कहना चाहता हूँ। देखना ये है कि ऊपर जो आपने क्रम बनाया था, नीचे वाली लाइन में क्या उसी क्रम में है, अगर क्रम में नहीं है तो इसका मतलब रह गया। उसको कैसे दूर करें, शब्द बदलेंगे, दिमाग और वहाँ जोड़ डालेंगे, एक शब्द कैसे करें, उसको कौन सा नया शब्द लेना है, क्या करें, कैसे करें, और उस ऐसा करने पर वो जरा सी ध्यान करने पर सही है। दूसरा छुप है नीचे, वो छुप अगर बदल दें आप तो वो आ जाएगी, के को छोटा कर दो, एडजस्टमेंट करना, छुप छुप के। उसके बाद में यह है कि मैं केवल समझाने के लिए कुछ बातें कर रहा हूँ, अभी ये इसमें दूसरी बात बताऊंगा इसमें, लेकिन मैं केवल ये दिखाने के लिए कि गुरु कितने गुरु, लघु में लघु आना चाहिए, तब वो गजल सही मानी जाती है, नहीं तो वो गजल का बहर ज़्यादातर गलत होता है। दूसरा तरीका होता है, उस तरीके में हो सकता सही निकला है ना, लेकिन एट ए ग्लांस जो मतलब प्रथम दृष्टया पहली बार देखने हैं आपको ये लगेगा कि वो अगर ऐसा नहीं तो आप ज़्यादातर कैसे 99% कह सकते हैं कि गजल बहर में नहीं, ठीक है। ये बात जो मैंने इसमें बताई है वो मैंने आपकी बात, कोई और पंक्ति बोली अभी मैं कोई भी पंक्ति आप ऐसे एक्सटेम्पल बोल दीजिए, कोई गजल की बात नहीं कह रहा, आप कोई बाकी बोल दीजिए, वैसे बोल दीजिए, जैसे जो बेहिचक खड़ा बोलता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इस समय फिलहाल अपनी पुरानी कोई गजल मत बोलिए, मतलब कोई भी गजल जो आपकी लिखी हुई है वो मत बोलिए। मैं आपको एक्सटेम्पोर ही बताना चाहता हूँ, हाथ पे कि किस तरह से मतलब आपको देखना सही नहीं होता है अक्सर। अच्छा ठीक है,
आपने आपको देखा सही नहीं होता है अक्सर। मार दिया इसके अंदर तो प्रदीप पकड़ा दिया। प्रदीप में मारा दिया। आपको देखा सही नहीं होता है अक्सर। नहीं, रदीप का सही चलेगा। इसमें होगा कि दिल की मानिए ना जाए नजरों को। अब इसमें देखिए, अब पहली लाइन आपने आपको देखा सही नहीं अब होता आप है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, आप ये बताइए इसमें आप रदीफ क्या बनाना चाहते हैं, तो सोचना पड़ेगा। अक्सर 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 या है अक्सर। आपने है अक्सर या अक्सर, क्या होता है अक्सर में? होता है अक्सर। अगली लाइन बोलो। अब आप जो भी इसमें ये आप पहली बार में सोचना पड़ता है कि हम जो रदीफ बना लेंगे उससे पहले का शब्द काफिया बनेगा, तो काफी की तलाश करनी पड़ती है कि हम कौन सा काफिया बनाएं जिससे वो आसानी से हमें आगे जाके मिल जाए, आगे मिलते रहे। सही नहीं होता है अक्सर। दफ्तर में सोता रहता सरकारी अफसर। अगर अफसर कहते हैं तो आपने रदीफ नहीं बनाया, आपने कुछ हाँ ऐसे भी हो सकता है, जैसा आपने बताया, जैसा आपने बताया त्रिपाठी जी ने, तो वैसे भी हो सकता है, तो लेकिन उसमें रदीफ नहीं और गैर मुरद्दफ हो जाएगी, जो अक्सर का चौकान बना दिया अपना अफसर, उसमें आगे रदीफ नहीं इसको बना। अगर रिव्यू लाएं, आपको देखा सही नहीं होता है अक्सर, जो होता है वही नहीं होता है अक्सर। या क्या बात? तो रिपीट क्या क्या बात, हाँ जो होता है वही नहीं होता है, हाँ, तो उसमें नहीं होता है अक्सर बन गया। जो होता है वही नहीं होता है अक्सर। वही नहीं सही वही जो है वो हो गया। होता है। तो ये नहीं से रदीफ बना। हाँ, नहीं होता है अक्सर। अब इसमें क्या हुआ, देखिए आप कौन से कॉमन शब्द है बताइए दोनों? नहीं नहीं होता है नहीं कहाँ से कहाँ तक कॉमन है? नहीं होता है अक्सर। होता है नहीं होता है नहीं होता है। सही वही जो है वो काफी नहीं होता है अक्सर, ये कॉमन है। हाँ, नहीं होता है ये और ये नहीं होता है अक्सर, ये ठीक है ना? ये क्या हुआ, क्या कहेंगे इसको? रदीफ कहेंगे, ठीक है ना? अब तो क्लियर हो रहा है, मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है। हाँ बिल्कुल मजे के साथ, मतलब कोई बोझ नहीं, मतलब बोझ मन में रखेंगे तो नहीं बनेगी, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी में रोटी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, इस तरीके। हाँ, तो नहीं होता है अक्सर, नहीं होता है अक्सर, ये कॉमन है ना। और अभी हमने बताया था कि रदीफ से पहले वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, तो इसमें काफी कौन सा बना? सही और सही बना, ठीक है, सही काफी है ना। दूसरे में क्या करा आपने? वही, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई, दो बातें समझ में आ गई हमारे इस गजल में कि रदीफ भी सही है और काफिया भी सही है। तो साहब तीसरी बात देखनी अब ये है कि बहर में है कि नहीं। अब कदम शुरू हुआ कि बहर में है कि नहीं, केवल रदीफ और काफिया बनाने से गजल तो नहीं हो जाएगा, शेर नहीं हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि वो उसमें बहर में है कि नहीं। अब बहर में है कि नहीं, तो वो तरीका भी बताया था। आगे आगे कैसे करेगा, कौन सी मात्रा देगा बताइए? दो हो गया। अच्छा, खो के नीचे करेगा, ठीक है, देख के नीचे, खा के नीचे, सा के नीचे, बाकी तो सारे नहीं, आगे गलती हो सकती है, आगे गलती हो सकती है, लेकिन मात्रा लगाना जरूरी है। एक दो सा, और ये, दो और ये, एक दो ये, ये, दो ये, 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 दो एक दो दो ये हो गया, ये आपकी बहर से, ये आपका पैमाना बना, ये तख्ती बनी, तख्ती करना, तो पैमाना मतलब आपको पैमाना है, इस पैमाने पर 100% आपको पूरी गजल कहनी होगी, इससे ज़्यादा हट नहीं सकती। माना कि जब अभ्यास हो जाता है आदमी अपना नहीं कहना जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, ये मात्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सुना बात। अब जो होता है वही नहीं होता है। मैं जो नीचे क्या बात करेगा, दो के नीचे, का के नीचे, से के नीचे, और वा के नीचे, इसके नीचे, ना के नीचे, इसके नीचे, मतलब क्या होगा, आपने हाथ में नहीं देखा, एक मिसरा हुआ, एक पंक्ति हुई, कोई भी उछल कर आई, कोई भी काफिया नहीं उछल कर आया, कंटिन्यू करना पड़ेगा। पर लिखने के बाद आप उसमें ऐसा नहीं करेंगे, और दूसरी पंक्ति जो भी आया उस समय निकल के आने दीजिए। आप बिल्कुल पहले से सोचेंगे ना कि गजल बहर ने करी है, कभी नहीं करना है। आपके भीतर से जो निकल कर रहा है, परमात्मा की कृपा पता नहीं क्या होती है, आप सबके अंदर ये बात बैठी हुई है कि अंदर से अगर जब मूड में बोलते हैं ना, तो अंदर से गया मैं ही आ गई थी, उसमें सोच के बोला तो टूट जाएगी।
आपके भीतर से अचानक शब्द जो अचानक जो वाक्य निकला है ना, उसे आने दीजिए, दूसरी पंक्ति से मिला हुआ थोड़ा म्यूजिकल। जैसे ये अभी आया कि आपने कहा आंखों देखा सही नहीं होता है अक्सर, जो होता है वही नहीं होता है अक्सर। मात्रा लगा के देखिए, लगा ली ग्रुप के नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, सब देखिए बिल्कुल उसी क्रम में, ना तो आगे बढ़ी ना कम हुई, ना उसमें कोई क्रम बदला के साथ ऊपर वाली लाइन में लघु गुरु का एकदम गुरु लघु हो गया, ऐसा भी नहीं। इसका मतलब है गहर में यदि काफिया भी दो चीज़ हैं तो यानी इसका मतलब पूरा शेर। ये शेर क्या है? ये मतलब क्यों हुआ? क्योंकि दोनों पंक्तियों में रदीफ है, दोनों पंक्तियों में रदीफ है और काफिया बदला, और काफिया ना बदलता तो रदीफ में शामिल हो जाता, बजाता नहीं हो जाता। जैसे मालूम है इसमें ये होता सही नहीं होता है अक्सर, यहाँ पे सही आता तो ये सही से लेके यहाँ तक रदीफ हो जाता, पर उसके बाद ऐसे ढूंढना पड़ता था, है ना। इसलिए ये जो है बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा, अगर इनकी सेकंड लाइन जो है वो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन जितने वर्ड्स ऊपर हैं उसकी सिमेट्री अगर मेंटेन होती तो क्या होता? अगर वर्ड्स अगर ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपसे कहा वर्ण की गिनती होती है, तो यहाँ वर्ण गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ण। यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ण। 13 वर्ण नीचे और वर्ण में ये भी दिखा आपने लघु है, तो गिनती सही हो गई। कुछ आगे जब करके एक अकेला जो अक्षर बचता है लघु, वो कई बार साइलेंट माना, सब जगह नहीं, वो जरा आगे अगला कर देना, मैं जरा भटकाना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें तो हम बहुत आगे नहीं जाना चाहते, हम अभी शुरू के समय में हैं, और अगर हम ज़्यादा वहाँ पहुँच गए तो फिर ये चीज़ आपको कहीं कन्फ्यूज ना करने लगे, इसलिए नहीं करा। वैसे हम कर सकते थे इसको भी, जैसे इसमें नहीं कर सकते थे क्योंकि अक्सर, हाँ इसमें तो नहीं कर सकते, मतलब के बाद जो अगला शेप शुरू होगा इसमें तो आपकी बंधन है पूरी तरह से, इसमें तो आप बंद हो। अगले जब शेप शुरू होगा कोई और व्यक्ति इससे इसी में रिदम में रहिए, इसी रिदम में रहिए ना, इसी रिदम में रहिए। अक्सर फिर आपने हमें तो अक्सर अब आपको कोई गुंजाइश नहीं चाहिए, अक्सर चाहिए, अक्सर नहीं चाहिए, अक्सर ही हो सकता है। ये तो पहले नहीं, अब आपको तो ये बंदिश हो गई ना, नहीं होता है अक्सर, नहीं होता है अक्सर, ये तो आपको एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में जाना ही पड़ेगा। रदीफ को पहले अगले शेर में पहली लाइन छोड़कर दूसरी पंक्ति में लाना ही पड़ेगा, उसमें अक्सर वगैरह की गुंजाइश नहीं, हम है पूरी तरह से। अब शेर चाहिए, अब मतलब हम लोग अगले शेर की अगले शेर की दूसरी लाइन में, क्योंकि शेर अलग अलग होते हैं। हाँ, तो शेर बताता हूँ, देखते हैं उसकी मात्रा होती कि यार दोस्त यूं तो दुनिया में मिल जाते हैं, गले लगाने वाला प्यार ना मिलता। अब क्या होता कैसे तो आप बदल नहीं सकते, नहीं होता, ये तो आपको बिल्कुल यूँ ही रखना पड़ेगा, इसमें तो आप कोई चेंज कर ही सकते नहीं होता है ऐसा, ये तो आपकी बंदिश हो, यहाँ से तो आप इसको हिल नहीं सकते, ये तो बिल्कुल हिल नहीं सकते। अच्छा, ये नहीं अगर अगले शेर में जो नहीं शब्द है, नहीं होता है, अगर हम इसमें ये मान लीजिए कि रदीफ हम होता है से लेके चल रहे हैं तो पहली लाइन से नहीं हो गया, फिर आप नहीं का कहीं लाइए यहाँ पर, नहीं यूज कर सकते। अगर आपने यहाँ पर ना, अगर आपको ये करना है तो ये भी कर सकते थे आप, कि जैसे आंखों देखा सही नहीं होता है अक्सर है, अगर आपको यहाँ से लेना है तो नहीं का काफिया बनाती नीचे, तो ये होता आंखों देखा सही नहीं होता है अक्सर, ऐसा वैसा कहीं नहीं होता है अक्सर, तो नहीं का काफिया क्या बनाया आपने? दुकान कहीं ले आया, लेकिन रदीफ कौन सा हो गया? हट गया पीछे को, होता है अक्सर रदीफ हो गया। दोनों लाइनों में क्योंकि आपने नहीं होता है अक्सर, नहीं होता है अक्सर इस्तेमाल किया, उससे पहले सही और वही काफी का इस्तेमाल किया, अब आपकी बंदिश हो गई कि आगे जो इधर कहेंगे, इधर आगे बढ़ाएंगे तो पहला शेर कुछ भी हो, मात्रा जो लगवा यही होंगे पहले शेर में भी, पहली पंक्ति में भी शेर की पहली पंक्ति में तरह बोला है, और दूसरी पंक्ति जो होगी उसमें ये नहीं होता है अक्सर आना जरूरी होगा, और वही का दुकान करना जरूरी होगा। जब कोशिश करिए, कोशिश करना सब हम करते हैं। मैंने बनाया है जी कि मैं रहता हूँ उसी गली में घूमता मुर्दा,
ये बातें फिर कहीं नहीं होता है। अच्छा, पहली लाइन बताइए। और बताइए। मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ रहता उसी गली में जिंदा मुर्दा। उसी गली में। अच्छा लग रहा था ये भाई पहले? ये इस समय ठीक है ना, प्रैक्टिकल चल रहा है। उसी गली में जिंदा मुर्दा। जिंदा मुर्दा। मैं अभी इसी लाइन पर रुकता हूँ, अभी इसी लाइन पर रुकता हूँ, देखने के लिए हमारी गहर में है कि नहीं। ठीक है ना? इस लाइन में जरूरी नहीं था, ये दूसरी लाइन में आएगा ना, काफियत। इसमें तो आप कुछ भी कह रही है, लेकिन कुछ भी जरूर कहिए, लेकिन होनी चाहिए गहर, होना चाहिए सर। जरा मैं क्या बताऊंगा, क्या करो यहाँ जिंदा मोर ऊपर वाला था ना, मोर के साथ बोला जाएगा ना सब। देखिए कमाल, देखा अभी हाथ के हाथ में नहीं मिसरा, और वो मिसरा में जो मात्रा जो देखिए गुरु के गुरु गुरु के गुरु उसी क्रम आई है। इसका मतलब ये जो पंक्ति है, ये वाली जो पहली पंक्ति सही है, ये पहली पंक्ति बेहर में है। अगली पंक्ति क्या है? ये बातें फिर कहीं नहीं होता है वैसे। ये भाषा के हिसाब से वैसे भी ये सही है ना, इसमें अंकी बिंदी नहीं है, और कहीं में जो अंकी बिंदी आ रही है तो अंकी बिंदी अलाउड नहीं है। जब सही कहा तो कहीं कहा तो वही होगा, वही नहीं हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। यानी उसमें जो आपका आखिरी अक्षर है उसकी जो मात्रा है, उसमें जो आपने काम किया है उससे बदल नहीं सकता। मैं रहता हूँ उसी गली में जिंदा मुर्दा, जो दिखता है वही नहीं होता है। जो दिखता नहीं, जो दिखता है, जो दिखता है, दिखता है, जो दिखता है, हाँ आगे वही नहीं होता है। नहीं तो वो आपने रिपीट कर दिया, आपने रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। ऐसा मैं रहता हूँ उसी गली में जिंदा मुर्दा, जो दिखता है वही होता है। माना एक पंक्ति बहर को हो सकती है, हाँ, लेकिन दोनों में मिलकर के कोई संबंध नहीं। हमें ये इसी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गजल जो होती है उसकी दोनों पंक्तियों में एक शब्द आता है उर्दू में, जो गजल के संदर्भ में बोला जाता है रब्त का होना। रब्त मानी अंतर संबंध, रब्त मानी अंतर संबंध, दोनों पंक्तियों में ताल्लुक, दोनों पंक्तियों में रिलेशनशिप, दोनों पंक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई, दोनों मिलकर तीसरी बात कहेंगे। ऐसा नहीं कि पहली पंक्ति अलग जा रही है, दूसरी पंक्ति अलग जा रही है। मीनिंग का दोनों मिलकर के एक मीनिंग आना चाहिए। तो इसमें ये तो सही है, मैं रहता हूँ उसी गली में जिंदा मुर्दा, जो दिखता है वही नहीं होता। इसमें इस पंक्ति में मतलब दोनों मिलकर के कोई मीनिंग अलग थर्म होते नहीं, बेहद में हो सकती है। जैसे जो इसको कह सकते हैं साहब, मैं रहता हूँ उसी गली में जिंदा मुर्दा, पे घर मेरा वही नहीं होता है अक्सर। घर मेरा, घर मेरा वही नहीं होता है अक्सर। हाँ, पे घर मेरा वही नहीं होता, पे करना पड़ेगा, या पर भी हो जाएगा, पर घर मेरा, जो मात्रा में जाने। हाँ, पर घर मेरा वही नहीं होता। चलिए मैं इसमें ये भी लिखता हूँ, पर बोलिएगा ताकि पर घर मेरा वही नहीं होता, पर घर मेरा, हाँ, मेरा आगे वही नहीं होता है अक्सर। वही नहीं होता है। इसकी भी पूरी सही भी कर सकते हैं, लेकिन वही और बहुत बदला नहीं। मुझे तो बहुत आनंद मिल रहा है, पता नहीं आप मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, पता नहीं आप ठीक है, आपको भी आप आनंद से होता है क्या? छिपे बैठी रहती है आपके अंदर। अब देखिए, अब इन दोनों लाइनों में मिला के पढ़िए। मैं रहता हूँ उसी गली में जिंदा मुर्दा, पर घर मेरा वही नहीं होता है।
ठीक है, इन दोनों में रिलेशनशिप भी मालूम पड़ रही है कुछ, गली से घर है ना, दोनों में मतलब दोनों मिलकर थे, यानी रब्त है, दोनों में अंतर संबंध। तो ये जरूरी होता है कि जो भी हम शेर कह रहे हैं, दोनों पंक्तियों में अंतर संबंध बहुत जरूरी है। जब मैं कहता हूँ 2-4 बार हम जो कभी हंस सारी है, सारे नहाने हाथ में दोनों का मिशन है। कोई तीसरी बात कहे, या तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल करके, दोनों पंक्ति मिलकर तीसरी बात कह रहे हैं। अगर दोनों पंक्ति का रिलेशनशिप नहीं है तो वो शेर दमदार नहीं आएगा। इसलिए इसको हम उर्दू के रब्त का होना, हिंदी का अंतर संबंध का होना, ये बहुत जरूरी होता है प्रत्येक शेर। तो ये भी देखना है कि बहर में ही नहीं अकेले, बल्कि उसका अंतर संबंध है कि नहीं, ये भी कबूलना पड़ेगा, बनता है। तो मैं रहता हूँ उसी गली में जिंदा का, जो देखो मात्रा लगाई नहीं, नीचे वाले ना, नहीं कोई बात, मात्रा लगाने की जरूरत है कि हमारी बुक बहर में है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। अधिक 2 ठीक है, 2 2 2 1 1 2 ये तो एक्सपर्ट हो गए भाई सारे के सारे। वाह वाह, लगा दी मात्रा सही से, मात्रा लगा नहीं, यानी बहर में है, ये पंक्ति की बहर में है। हम ऊपर वाले से टेली कर रहे हैं आखिर तक, वही वही हमारा बेस लिया ना पंक्ति, हम उसी बेस वाली पंक्ति में ये मिट्टी गई है, उससे हम जो है धीरे धीरे ये देख। तो आपने ये ये भी बहर में है, और ये बोलिए बोलिए जी पूरा हो गया। ये लाइन भी बहर में है, और ये लाइन भी बहर में है, ये लाइन सारी बहर में है। पहली लाइन जो कंप्लीट नहीं होती, दूसरी लाइन को पहली लाइन को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होनी थी, दूसरी लाइन को ये बताने के लिए। हाँ, ऐसा कह रहे हैं, और वो सही भी है कि जो पहली लाइन है अपने आप में कंप्लीट नहीं होती। अभी लगे कि अभी हमारी पंक्ति अधूरी रहेगी, अभी कुछ और होना चाहिए, तो कुछ और जो होना चाहिए दूसरी पंक्ति में आए। जैसे मैंने कहा तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, इनकम्प्लीट लग रही है, कंप्लीट है क्या? मेरी पहली लाइन से ये मैं बात कंप्लीट नहीं हुई, अभी लग रहा है कि क्या बात है, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, कुछ अभी कुछ और होना चाहिए इससे आगे। और जो हुआ है वो यहाँ हुआ कि तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाला, इससे जाकर के वो पंक्ति जाके जुड़ी। तो शेर में जो पहली पंक्ति मिसरा बोला है किसी भी शेर का, वो अपने आप में अधूरा रहना चाहिए, उसमें पूरी बात ना कह दीजिए। दूसरी पंक्ति मिलकर बात पूरी हो, दोनों में मिलकर के तब वो बात पूरी होती है, तो बढ़िया बात है। और अगर ऐसा करते हैं आप कभी, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि आप पहली पंक्ति पूरी बात कहते हैं, तो दूसरी पंक्ति मिसाल होनी चाहिए, दूसरी पंक्ति एग्जाम्पल होनी चाहिए, मिसाल है ना, उसमें कोई जैसे ऐसा उदाहरण होना चाहिए, उसमें कुछ सिमिली कोई ऐसी मतलब उसके उदाहरण के लिए कुछ होनी चाहिए। जैसे मानो ये कहता हूं मैं कि सोच रहा हूँ, हाँ, क्योंकि सोचना पड़ रहा है जी, सोच रहा हूँ उदाहरणों को अपने अंदर से बना रहा हूँ ना, तो इसमें हाथ देहात भी तो मुश्किल है दिल पे दिल की कहानी। चलिए, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, दिल पे बहुत सही बताना, देख पकड़ दिया ये होती है सारी बातें जाएंगी। पहली पंक्ति में क्या कहा, पूरी लाइन पूरी बात होगी, पूरी बात है ना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी, इसमें कोई इनकम्प्लीट बात नहीं है, पूरी बात है। हर कोई, मैं चाहता एक पंक्ति ये भी आप आराम से कह सकते हैं, ये वाली जो भी कही और बात पूरी होगी, लेकिन शेर अभी पूरा नहीं। शेर कहाँ पूरा हो, जब बात पूरी हो गई तो मिसाल देनी पड़ी नीचे, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, ये मिसाल। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, बात पूरी हो चुकी लेकिन अभी शेर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी उसमें जरूरत है बात पूरी हो जाए तो मिसाल की जरूरत है। तो मिसाल दी मैंने, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। तो जब कभी ऐसा हो कि इनकम्प्लीट रह जाए, शेर पहली लाइन में इनकम्प्लीट होना चाहिए,
और कंप्लीट हो तो उधार होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ ये बात भी करिए हो गई आपका नहीं और महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से आप ही लोग गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, सबकी मिली जुली नजर है, मिली जुली नजर है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप में से कोई और भी एक मिसरा कहे इसी प्रकार जो हमें बड़ी गजब है। और कोई आए दो राहे पे खड़े हैं अब जाए नहीं इसी में तो मैं अगला अच्छा तो एक अब मैं बहुत शॉर्ट 15 मिनट में 10 मिनट में बात समाप्त करता हूँ। इससे अगले दौर में बड़ा आनंद बना कि आपने सबने मिलकर के देखी गजल कही और मैं समझता हूँ मैं गजल कही गजल कही मिलकर और उसी जितना अब तक हमने जाना था उसके माध्यम से मैं समझता हूँ बहुत जी प्रैक्टिस। अब जो अच्छी गजल है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, रदी हो गया, काफिया हो गया, बहर हो गई, ये तो अच्छी बात है नहीं, मेरा इसका तो गजल है ही नहीं, है ना। लेकिन और खूबसूरती गजल देना कैसा पैदा होती है तो वो बना चाहिए। पहली बात यह है कि गजल का शेर स्वतंत्र होना। जो शेर आपने कहा किसी गजल में वो किसी दूसरे शेर पर वो निर्भर ना करता, वो शेर दूसरे पर निर्भर न करता हो। दोनों पंक्तियों बात कंप्लीट हो जानी चाहिए। दो चार बार हम जो कभी हंसा लिए सारे जहां ने हाथ में पकड़ उठाने, बात कंप्लीट हो गई। किसी पर आश्रित तो नहीं, आगे को जो अगला शेर में जाके जुड़े स्वतंत्र हो गए। जैसे दोहा अपने आप में स्वतंत्र होता है उसी प्रकार से गजल का हर शेर अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए। अगला शेर आया, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, अच्छा किया जो आपने सबने चुरा लिया, उठा लिए चुरा लिए, अलिफ का काफी चल रहा है। अच्छा अब ये पंक्ति देखिए, दो पंक्तियां मैंने भी सुनाई, ये स्वतंत्र है, पहली वाले से जुड़े होते नहीं, पहली वाले से आश्रित तो नहीं, उस पर आश्रित हो तो निर्भर करती हूँ तो दो चार बार जो कभी हंसा लिए सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, अच्छा किया जो आपने सबने चुरा लिए, चाहा कर एक भूल ने कर दे उसी के पास, हमने खुशी से पाँव में कांटे चुरा लिए। और अलग अलग शेर, आप शेर पर उठा रख दीजिए तो अलग अलग गजल में शामिल कर लिए तो गजल का शेर उसके अंदर आ गया। लेकिन इसलिए गजल का प्रत्येक शेर अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए, ये गजल के शेर की खूबसूरती है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब अपनी हमारा गजल का शेर पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं होगा। तो आत्मनिर्भरता जरूरी है, स्वतंत्र होना जरूरी है। दूसरी बात कि उसमें जो रब्त मैंने बताया कि अंतर संबंध का होना जरूरी है, दोनों पंक्तियों में संबंध होना जरूरी है, अलग अलग न चली जाए पंक्तियां, दोनों मिलकर के तीसरी बात कह पाए ये जरूरी है। तीसरी बात यह है कि उसमें कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन आपकी कितनी है, तो इमेजिनेशन तो बहुत मुख्य आधार होता है कविता का। आप उसकी आपने क्या नेज किया, जैसे हमने ये पंक्ति थी कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, अब ये तो बात कहती, अब मिसाल ढूंढ रहे हैं, कितनी मिसाल ढूंढी होंगी पर हमें नहीं आएगी भाई दिल पर दिल की कहानी, तो ऐसी ऐसा शब्द आना चाहिए, ऐसी मिसाल आनी चाहिए जो उस पर हो, तो पानी पे पानी, दिल पे दिल। मैं ये नहीं कह सकता कि जमीन पे, लेकिन वो बात नहीं बनती। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, तो उसके लिए ढूंढना पड़ा, तखरीर यानी कल्पना में जाना पड़ा, कल्पना लोक में जाना पड़ा कि कौन सी ढूंढी तो कौन सी कल्पना कल्प के आए जो कि इस बात को कह सके जो ऊपर वाली पंक्ति में है, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल पे दिल तो पानी पे पानी। अगर जमीन पर पानी जमीन पर लिखने की बात होती तो बात नहीं आ पाती, जो इसमें पानी पे पानी की बात है। तो इसलिए आपकी कल्पना की उड़ान कितनी है उसी तरह आपकी कल्पना की पहचान और आपकी हाइट की पता लगता है। मुझे माफ करना अपने शेर याद आ रहे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ये तरह ये कि मैं उनको सच्चे हमें भी आपके याद आता है। तीसरी बात यह है कि गजल में जो आपके गहरे अनुभव, आपने कितनी डीपली सोचा किसी बात की, जो आपके गहरे एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस को आप उसमें व्यक्त करें। दो पंक्तियों में आपने एक्सपीरियंस कर दिया। एक बार मैं बताता हूँ, आप इनके साथ वो शेर हो गया। मैं एक बारात में गया था, ऐसा एक बारात में गया था
और बता जनवासी की चाल होती है ना, तो बहुत पास में घर था जहाँ जनवासा था, जहाँ तो घर था, एटा की बात है, एटा में शादी थी, उसमें गया तो घर से नाचते नाचते जा रहे थे, तो उन्होंने मेरे ख्याल से 1 फरलांग की दूरी में 1.5 घंटा लगा दिया। अब अपन को तो आता नहीं था, हम उसमें शामिल हो नहीं सकते थे, तो हम जो हम खड़े खड़े देख रहे थे, तो जब हम खड़े थे वहाँ खड़े खड़े यूँ करें कभी यूँ करें कभी यूँ करें कभी यूँ करें। तो हमारे बड़े भाई थे, मौसेरे भाई हैं, वो उन्हीं के लड़के की शादी थी, तो हम दोनों जने थकने थे, मैंने भाई साहब घूम रहे, तो यूँ कहते हम जो है 5-4 मिनट जैसे घूम आए। जब घूम आए तो घूमने आधे घंटे आप खड़े हुए देख लीजिए, एक जगह कभी खड़े हुए देख लीजिए, और आधे घंटे आप घूम के देख लीजिए, किसमें याद थकेंगे? थकेंगे। उसी समय ये शेर हुआ, आपको सही बताता हूँ, उसी वक्त का शेर है जो बहुत पॉपुलर हुआ है कि होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी घोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ये सही राह पे चलते रहिए। वो जो अनुभव था उस समय का, उसको मैंने मतलब वो हमारा पर्सनल अनुभव था, लेकिन पर्सनल अनुभव इतना ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया, वैसा कोई उसकी डायमेंशंस खुल गई, दरवाजे खुल गए, बहुत सारे द्वार खुल गए, नए नए अर्थ देने लगा, है ना। तो मतलब कहने का क्या है कि आपका जो बहुत ही तीव्र अनुभव होता है, गहरा अनुभव होता है, जो उसकी आप अभिव्यक्ति करते हैं, तो वो दुनिया के लोगों को पसंद आती है। या मैंने कहा कि अच्छा होना भी बुरी बात है दुनिया में, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, हर में लगता है हाँ यार ये तो सही बात है, अच्छा होना है ना, क्या है सूर्य तेरी औकात है दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है दुनिया में, चार से तोड़े गए फूल नहीं, अच्छा होना भी बुरी बात है। अब वो फूल से मिसाल दे दी, लेकिन मेरी बात तो ये कही ना आपने, गहरा अनुभव तो अच्छा होना भी बुरी बात है, उसकी मिसाल कुछ दे दी है बात है। तो ये बात सब लोग जो है सबको लगता है जैसे हमारे मन की बात कही जा रही है। तो जो आपका गहरा अनुभव होता है, तो दूसरे का जो अनुभव होता है, तो एक फिर में गहरा अनुभव होना चाहिए। फिर तीव्र भाव बढ़ता है, यानी इमोशनलिटी अगर है या विचारों का गुंफन है या आपके भीतर इमोशंस हैं, तो उस इमोशंस का जब प्रभाव एकदम ऐसा टकराए जा करके कि लोगों के दिल में उतरता चले, है ना, सोचना ना पड़े, एकदम इधर कहाँ उधर तीर लग गया। इस प्रकार की भाव प्रवणता शेर में जब होगी तो वो ज़्यादा बढ़िया शेर माने जाते हैं। अब देखिए ना, आप वाह क्यों कर उठते हैं अच्छे शेरों पर, इसलिए कर उठते हैं कि आपको तुरंत एकदम पहुँच गया, बीच में कहीं बैरियर नहीं आया, सीधे सीधे बोले। एक अति भाव प्रवणता उसके अंदर रहनी चाहिए, फ्लो रहना चाहिए, जो आप तक पहुँचा सके अपने आइडियाज को लेकर के और शब्दों को लेकर के आसान करना। कोई भी शेर अच्छे जितने शेर आपके पास होंगे, बढ़िया शेर जो भी होंगे वो आपको वही याद होंगे जिन्हें भाव प्रवणता जो है वो जरूरी है। एक होता है कि शेर सच्चा शेर, ये मैं विशेष रूप से ध्यान देना चाहूँगा कि जो आपने शेर कह दिया गहरे गहरे में, तो ये भी देखना है कि सच्चाई है उसके अंदर नहीं। जैसे हमारे उस्ताद जो शायर थे, मैं कुशलधारी मीर साहब को नमस्कार मानता हूँ, और उनका एक शेर, आप बताइए सच्चा है कि नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जोड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जोड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। आप बताइए, आप चाहे सोने के फ्रेम में जोड़ दो आईने के लिए, चाहे लकड़ी के फ्रेम में जोड़ दो, चाहे चांदी के फ्रेम में जोड़ दो, आईना तो आईना है। तो ये सच्चाई है कि नहीं? आईना झूठ बोलता ही नहीं। चाहे सोने के, अब मीनिंग कहाँ ले जा रहे हैं वो, क्योंकि कितनी रिश्वतें दे दो, कितने बड़े बड़े प्रलोभन दे दो, ये मीनिंग नहीं ना। चाहे सोने के फ्रेम में जोड़ दो, एक तो सोने का फ्रेम वो प्रतीक बन गया,